हम फास्ट एपीआई को स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम। तो फास्ट एपीआई के अंदर हमने 3-4 चीज़ें की थी अभी, कि एक राउट कैसे बनाते हैं, और राउट के अंदर जो है वो हम पाथ पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, क्यूरी पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, और बॉडी पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे हमारा आज का टॉपिक है, और ये मेन गोल ये है कि एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी, एक बैक एंड एप्लीकेशन होगी। वो बैक एंड एप्लीकेशन हमारी एआई की एप्लीकेशन से बात करेगी। अब फ्रंट एंड को बैक एंड तक पहुंचने के लिए और कुछ डाटा पास करने के लिए हमने ये 3 टाइप पढ़ी थी कि पाथ पैरामीटर के थ्रू फ्रंट एंड बैक एंड को डाटा दे सकता है, क्यूरी पैरामीटर के थ्रू दे सकता है, या बॉडी पैरामीटर के थ्रू डाटा जो है वो फ्रंट एंड बैक एंड को पास कर सकता है। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा मजीद एक स्टेप आगे लेके जाना है, और उसके अंदर एक कंसेप्ट है हमारे पास ग्रुप राउटिंग का। ये हमारे काफी काम आता है जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस होती हैं। तो चूंकि हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं, तो हम हर काम को करने के लिए एक एंड पॉइंट बनाएंगे। तो अज्यूम करें हमारे पास, अगर मैं कोड में जाता हूं तो हम कोई एपीआई बनाते हैं, और इसके अंदर हमने मल्टीपल जो है वो एपीआई बिल्ड की हुई हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ता है। तो राउट के लिए हम डेकोरेटर यूज करते हैं ऐप का, और फिर उसमें उसका मेथड पास करना होता है कि किस किस्म की रिक्वेस्ट हमने हैंडल करवानी है, और उसका भी एक राउट नेम होता है। उसके बाद फिर एक हम पाइथन का फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफिनेशन कीवर्ड के साथ, डेफ कीवर्ड के साथ, और फिर फंक्शन का नाम, और उसके अंदर फिर हम डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का हमने पैरामीटर रिसीव करना है। मल्टीपल टाइप्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे समझने के लिए वो ये है कि जब हम कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे, जस्ट लाइक फेसबुक की तरह की हम एप्लीकेशन अगर इमेजिन कर देंगे हम बना रहे हैं, तो फेसबुक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक ऑपरेशन होता है जिसमें पोस्ट जो है ना वो हमें नजर आती है। तो लिस्ट ऑफ पोस्ट जो है ना वो हमें नजर आती है, जितनी भी पोस्ट होती हैं वो नजर आती हैं। तो टेक्निकली उसका एक राउट बनेगा। अब पोस्ट फ्रंट एंड ने बैक एंड से गेट करनी है, तो राउट कौन सा बनना चाहिए? गेट का राउट बनना चाहिए। तो वो हम क्या बनाएंगे, गेट का राउट, लेट्स सपोज उसका नाम रख देंगे पोस्ट, और उसके अंदर फिर हम रीड पोस्ट का हमने फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया। तो टेक्निकली ये रिस्पॉन्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे ये तो मैंने अभी सिंपल रिस्पॉन्स डाला है ना। एक तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटस की आएगी जो एज यूजुअल हम डाल रहे थे पहले, और मैसेज वगैरह की हम डाल सकते हैं। डाटा की में डाटा होगा पोस्ट का, और उसके अंदर एक पोस्ट की लिस्ट होगी जिसके अंदर 1 2 3 4 पोस्ट होंगी, और एक पोस्ट भी टेक्निकली एक डिक्शनरी होगी, ऐसे ही होगा ना, जिसके अंदर मल्टीपल जो है वो की होंगी। जैसे पोस्ट की आईडी होगी, और उसका टाइटल होगा, उसकी इमेज यूआरएल होगा, एंड सो ऑन। तो यहां भी सेकंड थर्ड पोस्ट के अंदर भी इसी तरह से कुछ चीजें बनेगी हमारे पास। अब ये राउट था जिससे पोस्ट मुझे गेट हो रही थी, तो ये हमने इसको रीड पोस्ट करके बनाया है। अब ये जितने भी पोस्ट होंगी वो मुझे फ्रंट एंड पे मिल जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, टेक्निकली अभी मैंने ये वाला राउट, ये जो रिटर्न किया ना, ये अभी हार्ड कोडेड वैल्यू की है। हार्ड कोडेड मतलब मैंने पोस्ट का टाइटल पोस्ट 2 रख दिया है, पोस्ट का टाइटल पोस्ट 3 रख दिया, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस में से सारी पोस्ट रीड करेंगे, वो पोस्ट रिटर्न करेंगे। तो जब इस पोस्ट पे रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पे हम पहले डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेंगे, यानी पीछे से हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, हमने डीबी को रिक्वेस्ट की, डीबी ने हमें पोस्ट दी, उसमें अगर हमने कोई लॉजिक लगानी है वो लगा के हमने फ्रंट एंड को वापस पोस्ट सेंड कर दी। ये हम फ्यूचर में इस तरह का काम कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने कोई डेटाबेस नहीं पढ़ी है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, अज्यूम कर लिया कि ये मेरा पोस्ट का डाटा जो मैंने रिटर्न करना है वो मैंने हार्ड कोडेडली रिटर्न कर दिया। हार्ड कोडेड मतलब मैंने कोड में डिफाइन कर दिया, इसको डेटाबेस से मैंने रीड नहीं किया। तो ऐसी चीजें जो डेटाबेस से हम रीड नहीं करते हैं, कोड में लिख देते हैं, उसको हम हार्ड कोड बोलते हैं, कि कोड के अंदर मैंने हार्डली लिख दिया है। अब हार्ड कोड का मसला क्या होता है, ये हमेशा स्टैटिक रहेगी। मतलब स्टैटिक का मतलब क्या है कि हम जितनी भी रिक्वेस्टें करेंगे हमेशा यही पोस्टें रिटर्न होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई नई पोस्ट आ जाए, कोई नई चेंज आ जाए। तो इसलिए हमने इसको डायनामिक बनाना होता है। डायनामिक कैसे बनता है कि हम सारा पोस्ट डीबी में रखें और डीबी से पोस्ट जो है वो रीड करें। ये हमारा मेन टारगेट होता है।
अच्छा, लेकिन बात समझने की ये है कि अज्यूम करेंगे हमारे पास पोस्ट है, ये पोस्ट मैंने डिफाइन कर लिया। जरूरी नहीं कि आपने इधर ही डिफाइन करनी है, आपको डीबी से आपने रिक्वेस्ट की, आपको एक पोस्ट मिल गई लेट्स सपोज पोस्ट के नाम से, और उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ये समझो आपको डीबी से रिक्वेस्ट करके मिली हैं, तो यहां से मैंने रिटर्न कर दिया पोस्ट। सही है, ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर बन गया है। स्पेस आगे पीछे हो रहा है, तो लेट्स सपोज ये एक जो है वो हमने रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी रिटर्न कर दी। अब ये हार्ड कोडेड हमेशा यही जाएगी, क्यों? क्योंकि अभी हम डीबी से एक्चुअली काम नहीं कर रहे, तो हमें यहां पे कहीं डीबी की रिक्वेस्ट करनी है ताकि हमें ये पोस्ट वहां से आए, ताकि हमेशा यही पोस्टें ना जाएं, रैंडमली पोस्टें जो हैं वो हमारी फ्रंट एंड को रिसीव हो। अब अगर मैंने किसी पोस्ट को लाइक करना है तो टेक्निकली उसका भी एक एंड पॉइंट बनेगा। एंड पॉइंट मतलब एक राउट डिफाइन होगा जिसको फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये पोस्ट आईडी है और ये यूजर आईडी है जिसने इस पोस्ट को इस यूजर ने लाइक किया है। दो ये इंफॉर्मेशन फ्रंट एंड पे होगी ना कि इतनी सारी पोस्टें हैं और जो यूजर लॉग्ड इन है उस यूजर ने इस पोस्ट के ऊपर लाइक किया है, तो ये इंफॉर्मेशन अब हमने डीबी में सेव करनी है। बात समझ रहे? उसको डीबी में सेव करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे मे बी लाइक पोस्ट। सही है, और उसके बाद जो है वो लाइक पोस्ट का मेथड बना लेंगे। अगर वो पीछे से पोस्ट आईडी आ जाएगी और उसकी यूजर आईडी, उसने टेक्निकली थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिक डिफाइन कर दी है। अज्यूम करें यहाँ पे हम कोई डीबी का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन रख रहे होंगे, हमें पोस्ट आईडी आएगी और साथ में किस यूजर ने लाइक किया यूजर आईडी आ जाएगी। ऐसे ही होगा ना, ये दो चीजें आ जाएंगी और उसकी बेस के ऊपर जो है वो हम डिफाइन कर देंगे कि इस यूजर ने इस पोस्ट के ऊपर लाइक किया है। सही है, अब ये भी एक हमें नया राउट बनाना पड़ा है। इसी तरह अगर हम एक और कमेंट करते हैं किसी पोस्ट पे, उसका भी एक नया राउट बनाना पड़ेगा, लाइक पोस्ट कमेंट ऐसा कुछ। और अगर हम कोई कमेंट डिलीट करते हैं तो डिलीट का भी एक हमें बनाना पड़ेगा राउट। अगर हम कोई अपडेट करते हैं किसी कमेंट को, उसका भी एक राउट होना चाहिए। अगर हम कोई कमेंट के अगेंस्ट कोई रिप्लाई करते हैं तो उसका भी रिप्लाई टू कमेंट करके कोई होना चाहिए राउट। जो फेसबुक पोस्ट होता है उसमें लाइक कमेंट शेयर का ये तीनों बटन होते हैं, तो तीनों में क्या अलग राउट बनेगा? हर तीनों के 3 अलग राउट्स बनेंगे। या फिर सर ये वेरिएबल में वो स्टोर करवाई जाता है कि इस बंदे ने इस पे कमेंट किया हुआ है, इस पे नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसने कहीं डीबी में तो सेव करना है ना, तो इसलिए हमने हर बटन के अगेंस्ट समझो एक अलग से एपीआई कॉल होगी। ऐसी भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि एक ही एपीआई के अंदर ज्यादा चीजें अपडेट करें, लेकिन अभी के लिए चूंकि हम बिगिनर हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि हर एक्शन के अगेंस्ट हमने एक एपीआई बनानी है। समझ आई? कि अगर कोई भी एक्शन आपको लगता फेसबुक पे नजर आ रहा है, आपने एड फ्रेंड किया तो एड फ्रेंड की लिहाजा एपीआई होनी चाहिए। आपने अपनी प्रोफाइल में जाके कोई चीज को अपडेट किया तो यूजर अपडेट की एक एपीआई होनी चाहिए। आपने अपनी पोस्ट को डिलीट करना है तो उसकी एक एपीआई होनी चाहिए। आपने किसी ग्रुप में पोस्ट करनी है तो उसकी एक एपीआई होनी चाहिए। आपने एक पोस्ट को क्रिएट करना है तो उसकी एक एपीआई होनी चाहिए। तो यानी हर एक चीज का एक राउट बनेगा। समझ आए? जितने एक्शन आपको नजर आते हैं, यानी जितने भी यूजर क्लिक कर सकता है उतने एंड पॉइंट बनेंगे। अच्छा, अब ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन में अगर हम छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाए तो उसमें 100 से 200 राउट बन जाएंगे। और अगर फेसबुक टाइप एप्लीकेशन है तो मेरी एजम्पशन है कि कोई 2-3 हज़ार 4 हज़ार तो राउट होंगे मिनिमम, भी इससे ज्यादा ही होंगे। अगर वो यही रेस्ट एपीआई यूज करें और पूरी फंक्शनैलिटी को हैंडल करें तो इतने थाउजेंड्स ऑफ राउट्स होंगे जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है ना, हर चीज को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक राउट जो है वो एपीआई के अंदर बन रहे होंगे। लेकिन हम डेफिनेटली इतने बड़े सॉफ्टवेयर तो राइट अवे नहीं बनाएंगे, लेकिन अज्यूम करें कि छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के अंदर भी कोई 10, 15, 20 राउट तो होंगे जिसके अंदर 2-3 स्क्रीन है, 2 छोटी मोटी फंक्शनैलिटी है, उसके अंदर इतने राउट्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन है जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, स्टूडेंट ऐड होंगे तो क्रिएट स्टूडेंट की एपीआई बनेगी, स्टूडेंट अपडेट होगा, अपडेट स्टूडेंट की एपीआई बनेगी, स्टूडेंट डिलीट होगा, डिलीट स्टूडेंट की एपीआई बनेगी, फिर टीचर ऐड होगा, टीचर डिलीट होगा, टीचर की मैनेजमेंट आ जाएगी। तो एक्चुअली हर एक
एंटिटी के अगेंस्ट 4 एपीआई तो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक स्टूडेंट है तो उसका CRUD होगा, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं CRUD। क्या बोलते हैं? CRUD। तो स्टूडेंट का CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये 4 एपीआई हमें हर एक एक्शन के अगेंस्ट बनानी पड़ती है। अगर ऐसा पोस्ट है, पोस्ट एक एंटिटी है, तो उसको अगर आपने डेटाबेस में क्रिएट भी करना है, डेटाबेस में उसको अपडेट भी करना है, डेटाबेस में उसको डिलीट भी करना है, तो उसका CRUD हमें एक्चुअली अब इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने कोई कोर्स लॉन्च किया है तो कोर्स भी अब एक एंटिटी बन गई है, तो उस एंटिटी का भी क्या बनेगा? CRUD बनेगा, तो उसकी भी 4 एपीआईज हो जाएंगी। तो इस तरह हर एंटिटी की 4 एपीआईज बने, और फिर कुछ रिलेशंस को मैनेज करने के लिए कि एक पर्सन, एक स्टूडेंट एक कोर्स को इनरोल कर रहा है। अब एक तो है कि कोर्स को अपडेट करना, कोर्स को ऐड करना, कोर्स को डिलीट करना। अब एक स्टूडेंट ने एक कोर्स को, अब 2 एंटिटीज ने आपस में क्या करना है? लिंक होना है, तो उसकी भी क्या बन जाएगी? एक एपीआई। जैसे इनरोल कोर्स, स्टूडेंट इनरोल कोर्स, कि स्टूडेंट ने कोर्स को इनरोल करना है, तो उसकी लॉजिक के लिए हम क्या बना लेंगे? एक एपीआई बना लेंगे। बात समझ आई है नहीं आई? तो हर एक्शंस को लिए हमें एक जो है ना वो एपीआई रिक्वायर्ड होगी। अब अज्यूम करें कि हमने लॉगिन साइन अप बनाना है, तो अब लॉगिन साइन अप कौन करता है? यूजर करता है। अब यूजर का भी क्या होगा? CRUD होगा, जिसमें साइन अप हो रहा है, जिसमें यूजर जो है वो लॉगिन हो रहा है, यानी रीड का ऑपरेशन बन गई। फिर हम उस यूजर को अपडेट कर सकते हैं, यानी उसने अगर नाम अपना पहले अली रखा था, अब वो मोहम्मद करना चाहता है, तो वो पॉसिबिलिटी हो। और फिर अगर किसी यूजर ने अपना अकाउंट डिलीट करना है, तो उसकी एपीआई डिलीट अकाउंट की हो जाए, या डीएक्टिवेट अकाउंट की एपीआई हो जाए। तो इस तरह करके उसकी। अब इसके अलावा भी कुछ हेड पॉइंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जैसे एक यूजर ने किसी चीज लॉगिन किया है और उसको ईमेल जानी चाहिए, तो अब सेंड ईमेल का एक लेगा राउट बनेगा। तो समझ आ रही है कि जब भी हम कोई बिजनेस को डिजिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी उसकी कोई फ्रंट एंड बनाएंगे, तो उसके अगेंस्ट हमें काफी ज्यादा एपीआईज बनानी पड़ती हैं। हर एक्शन के अगेंस्ट एक एपीआई बनेगी, और कुछ एक्स्ट्रा एपीआईज भी बन सकती हैं, जैसे कोई रिलेशन बन रहे हैं जहां पे, जैसे 2-3 एंटिटी आपस में कोई कम्युनिकेशन करना चाह रही हैं, कोई उनका आपस में कोई स्टेटस अपडेट होना है, या कोई भी एक्शन जनरेट होना है, उसकी अगेंस्ट जो है कुछ एक्स्ट्रा एपीआईज भी फिर ऐसे बनती हैं। तो इस सारी कन्वर्सेशन का जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे पास राउट की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल से ज्यादा होती है। अब यहाँ पे अब एक सपोज एक हम बिजनेस को डिजिटलाइज कर रहे हैं, और उसमें कोई 200-300 एपीआईज हैं, और वो सारी की सारी एपीआईज हम एक ही फाइल के अंदर बनाई जा रहे हैं। अभी तो अब डेफिनेटली एक एपीआई यहां से शुरू हुई है, 5 to 10 लाइंस में खत्म हो गई है। लेकिन अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड एपीआई बनाएंगे, जिसके अंदर मुझे 3-4-5 काम करने हैं, मुझे डेटाबेस भी अपडेट करनी है, मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, अब ऐसी एपीआई लाइंस, उसका कोड इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं? अब जब इतना लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज होगा, तो फाइल का साइज फिर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अभी तो सिर्फ कोई 5-6 हमने राउट बनाए हैं, और इसके अंदर कोई 100 लाइंस ऑफ कोड हो गया। अब अगर हम 100-200 राउट बनाते हैं, तो इसमें कितने लाइंस ऑफ कोड हो जाएगा? बहुत ज्यादा, थाउजेंड्स में लाइन चली जाएंगी। अब इतने ज्यादा कोड को अंडरस्टैंड करना, इतने राउट्स को समझना, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बात समझे? अब लॉजिक बन रही है ना कि इतने राउट्स होंगे, जब तो उनको प्रोसेस करना, वैसे तो हम कर सकते हैं। लाइक कोई बंदा कहता है कि मुझे क्रिएट पोस्ट में इशू आ रहा है, तो मैं इस फाइल के अंदर हूं, मैं Ctrl+F करूंगा क्रिएट पोस्ट, तो उस राउट पे चला जाऊंगा, और वहां से जाके मैं उसको फाइंड कर लूंगा। जैसे क्रिएट यूजर है, वो मिल गया, वहां पे मैं चेंजेस कर लूंगा। लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है इतनी बड़ी फाइल के अंदर। नॉर्मली स्टैंडर्ड ये है कि एक फाइल में 500 लाइंस ऑफ कोड से ज्यादा कोड नहीं होना चाहिए। यानी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि अगर हमारे पास कोई हम कोड कर रहे हैं किसी भी तरह का, किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी लैंग्वेज में, तो 500 लाइन से ज्यादा एक फाइल में कोड नहीं होना चाहिए। वो रीडेबल कोड कंसीडर होता है। उससे ज्यादा कोड हो तो वो अच्छा कोड कंसीडर नहीं होता है। सही है? अच्छा, कुछ लोगों की जो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उनको इतने ज्यादा स्टैंडर्ड का नहीं पता होता। हो सकता है वो ऐसे प्रोजेक्ट भी देखने को मिले जिसमें 5-5, 10-10 हजार लाइंस ऑफ कोड एक ही फाइल में, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मतलब वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना हो। अगर कोई ऐसा काम है, इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट सारा कपल्ड है। कपल्ड मतलब उसमें हर चीज मिक्स हुई पड़ी है। अब उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना काइंड ऑफ डिफिकल्ट जॉब हो जाती है। और एक टाइम आता है जिसमें उन चीजों को
और लाइक फिक्स करने में हमें आवर्स ऑफ आवर्स स्पेंड करना पड़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें एक्सपेंड हो जाएंगी और अच्छा अगर अच्छा कोड नहीं लिखा हुआ तो उतना ज्यादा टाइम मुझे लगाना पड़ेगा। तो अगर एक एपीआई को अंदर कोई मसला आ गया तो अगर 10,000 लाइंस ऑफ कोड है तो उसमें से वो फिगर आउट करना, उसमें से चेंजेस करना और वो उसका किस चीज से कनेक्शन हो सकता है, और अगर आप न्यूली उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाती हैं और ज्यादा टाइम लगता है। अगर एक बंदा जो है वो 1 आवर में एक काम कर सकता है तो शायद वो एक दिन में एक काम करे, 8 घंटे लगा के काम करेगा, क्योंकि वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अच्छा, अब इस सोल्यूशन को नंबर ऑफ राउट्स तो ज्यादा बन रहे हैं, वो तो बनेंगे, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट बना रहे हैं ना, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, और एप्लीकेशन के हर फंक्शन के लिए एक बनाएंगे, क्या एपीआई बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे। अब अगर 100 फंक्शंस हैं तो 100 जो हैं वो एपीआई बन जाएंगे, 100 एपीआई बन जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको तो हम कम नहीं कर सकते। अब किसी तरह से हमें ऐसा कोई मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना है या रीड करना है जिसकी मदद से हम क्या करें कि इन राउट को एक तो डिवाइड करें मल्टीपल फाइल्स के अंदर। क्या ख्याल है? यहां पे टेक्निकली कोई फोल्डर होना चाहिए ना, जिसके अंदर हम अपने सारे राउट्स डिफाइन करें। हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर हमारा राउट्स का फोल्डर है, उसके अंदर हम कह दें कि हम जम्पशन लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स के राउट्स लैदा कर दें, कोर्सेज के राउट्स लैदा कर दें, यानी हर एक राउट के लिए लैदा फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो 100 फाइलें बन जाएंगी, अगर 100 राउट हैं तो हर राउट की लैदा बनाएंगे तो 100 फाइलें तो 100 राउट बन जाएंगे, 100 फाइलें बन जाएंगी 100 राउट्स हैं। तो हम फिर कैसे डिवाइड करते हैं? हम एंटिटी बेस्ड डिवाइड करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार स्टूडेंट्स है ना, अब स्टूडेंट की 3, 4, 5, 6 एपीआईज हैं, वो एक फाइल में रख देंगे तो वो 400-500 लाइंस ऑफ कोड हो जाएगा, दैट्स फाइन। अब कोई कोर्सेज हैं तो उसकी एक फाइल में सारी एपीआईज रख देंगे, और अगर कोई जो है वो यूजर्स हैं उसकी एक अलग फाइल हो जाएगी। तो इस तरह करके हम डिवीजन जो है वो करेंगे। अब वो डिवीजन तो हो जाएगी, यानी हम फाइलें तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ये ऐप डॉट पोस्ट, ये ऐप का डेकोरेटर है या वेरिएबल है जो हम बनाते हैं पर शुरू में जब हम नई ऐप फास्ट एपीआई की बनाते हैं ना, तो वहां पे हम इसको बना रहे होते हैं ना, यहाँ पे ये। अब ये तो इस मेन फाइल में है ना, किसी एक फाइल के अंदर है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो वेरिएबल है वो किसी एक फाइल में है ना। अब हम इसको दूसरे वेरिएबल जगहों पे यूज नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। अब इसका जो सॉलिड सॉल्यूशन जो हमें प्रोवाइड किया जाता है ना, वो है ग्रुप राउटिंग। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप क्या करते हो, आप एक ग्रुप बना सकते हो राउट्स का, और वो कैसे मिलेगा? फास्ट एपीआई में से आपको एपीआई राउटर मिलेगा। क्या मिलेगा? एपीआई राउटर। उस जिस तरह हमने फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फास्ट एपीआई को कॉल करके ऐप का वेरिएबल बनाया है। इसी तरह हमने एपीआई राउटर को कॉल करके राउटर का वेरिएबल बनाया। ये कुछ भी हो सकता है, इसको स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, इसको कोर्सेज भी बोल सकते हैं कि कोर्सेज के राउट, कोर्सेज राउट्स बोल सकते हैं, स्टूडेंट राउट्स बोल सकते हैं। अच्छा, अब जहां पे मैं ऐप का वेरिएबल यूज कर रहा था, वहां पे मैं कौन सा वेरिएबल यूज कर रहा हूं? जो मैंने यहां पे बनाया, कोर्सेज राउट्स, राउटर, ऐप राउट्स, कुछ भी नाम इसका सजेस्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद बाकी का सारा कोड ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, अब फिर हम क्या करेंगे कि जब ये राउटर, अब इतना कोड जो है हम किसी भी फाइल में कर लेंगे, यहां से लेके ये जो 3, 4, 5 लाइनों का कोड है वो किसी भी फाइल के अंदर हम कर सकते हैं। अब उसमें से ये जो राउटर का वेरिएबल है ना, वो हम इंपोर्ट करेंगे या उसको, उस मॉड्यूल को लेंगे किसी दूसरी फाइल में से, इस मेन फाइल में जहां पे हमारा प्रोजेक्ट है, जहां पे हमारा ऐप का वेरिएबल है, और हम लिखेंगे इंक्लूड राउटर, और उसके अंदर पास करेंगे वो वेरिएबल जो मैंने यहां पे उस दूसरी फाइल में क्रिएट किया था। सही है? और उसके आगे हम लिखेंगे प्रीफिक्स। अच्छा, ये प्रीफिक्स अब क्या है? प्रीफिक्स ये है कि अब लेट्स सपोज यूजर की एपीआईज हैं जितनी भी, अब उन सब के आगे एक प्रीफिक्स आ जाएगा। लाइक अगर मेरे पास पोस्ट की एपीआईज हैं तो हम नॉर्मली बनाएंगे मे बी लाइक, ये हमने लाइक का राउट बनाया, यहां पे हम बनाएंगे पोस्ट को गेट करना है तो इसको हम सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश का राउट बना देंगे। और अगर हमने पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसका बना देंगे ऐप डॉट पोस्ट, क्रिएट करनी है ना, तो उसका नाम रख देंगे
क्रिएट। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे जो है हम इसकी डेफिनेशन जो है वो ये हमने लिख दी, यहाँ पोस्ट जो है वो क्रिएट हो गई। इसी तरह डिलीट पोस्ट करनी है तो हम उसका लेदा। अब हमारे पास राउट का नाम है फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट लाइक, लेकिन इससे सेंस नहीं बन रही है कि लाइक किस चीज का लाइक, पोस्ट का लाइक जैसे हमने पहले रखा था। क्रिएट करना है तो क्या चीज क्रिएट करनी है, तो हम क्या कहेंगे कि इन सब का जो प्रीफिक्स है ना वो क्या है, पोस्ट। क्या है वो, इसका प्रीफिक्स है पोस्ट। अब इसका जो एक्चुअल राउट बनेगा ना वो क्या बनेगा, फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट। अच्छा अब फिर क्या बनेगा, फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश लाइक। अब सेंस बन रही है ना राउट से कि पोस्ट के राउट के अंदर लाइक का राउट है कोई, पोस्ट के राउट के अंदर क्रिएट का राउट है कोई। तो अब सेंस बन रही है कि मैं पोस्ट को क्रिएट करना चाह रहा हूं, मैं पोस्ट को लाइक करना चाह रहा हूं, मैं पोस्ट को गेट करना चाह रहा हूं, तो वो सारे एंड पॉइंट उसके आगे फिर एडजस्ट हो जाएंगे। तो यानी ये जो पोस्ट अब जितनी अगर इसमें 10 एपीआई बनती हैं तो इन 10 के सामने यहां पे ये क्या रहेगा, हमेशा पोस्ट रहेगा। अब ये पोस्ट हार्ड कोडेड हो गया, इसलिए उसको वो वर्ड क्या बोल रहे हैं, प्रीफिक्स। तो अगर मैं यहां पे भी टेक्निकली क्या लिख दूंगा, पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट। अब अगर इस राउट पे जाना है तो फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश यूजर्स फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश यूजर्स। अब आगे उसके गेट पोस्ट में उसको डिवीजन हो रही है, तो इस तरह से चीजें जो है वो वर्क कर रही हैं। तो टेक्निकली हम क्या करेंगे, फिर ये सारी चीजें हम अगर रिमूव करते हैं और ये हमने 2-3 राउट बनाए हुए हैं। अब यहां पे हम ऐप का राउटर यूज करने से बजाय हम क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं हमें भी पोस्ट राउटर। ठीक है, और इसमें से हम एपीआई राउटर जो है वो यूज कर लेते हैं, और ये हमें मिलेगा कहां से, फास्ट एपीआई से। अच्छा अब हमने ये एक राउटर अब ये डेफिनेटली दूसरी किसी फाइल में इंपोर्ट करेंगे, मैंने यहीं पे कर लिया है क्योंकि जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा अब हम पोस्ट राउटर यूज करेंगे ऐप की जगह पे, और इसकी जगह पे भी क्या यूज करेंगे, और इसकी जगह में भी क्या यूज करेंगे, पोस्ट राउटर। अब जो हमारा मेन राउटर है उसको कहेंगे ऐप डॉट इंक्लूड राउटर, और पोस्ट राउटर और प्रीफिक्स क्या कर देंगे, पोस्ट। अब एक्चुअली अगर आपने इस राउट तक पहुंचना है ना तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, पोस्ट होगा। समझ आई बात, इस वजह से हमने ये प्रीफिक्स वाली जो है वो लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। अच्छा अगर हम इसको रन करें तो अब इस लाइक वाले राउटर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये पोस्ट राउटर है और पोस्ट राउटर को जब हमने इंक्लूड किया था अपने मेन राउटर में, समझो कि हमारे पास एक ऐप मेन राउटर है, उसके अंदर हम जितने मर्जी राउटर क्रिएट कर सकते हैं, हर राउटर के अंदर जितने मर्जी एंड पॉइंट हो सकते हैं, सही है। अब एक हमने उसका चाइल्ड बनाया है ऐप राउटर, एपीआई राउटर। अब अगर उसको ऐप के साथ कनेक्ट करना है तो फिर हमें क्या करना है, इंक्लूड राउटर। क्या करना है, इंक्लूड राउटर। तो जब हम वो इंक्लूड राउटर करेंगे तो वो क्या होगा कि जो हमने ग्रुप बनाया है वो दोबारा जाके लिंक हो जाएगा हमारे मेन ऐप राउटर के साथ। तो ये लॉजिक हमारी बन जाएगी। उससे क्या फायदा होगा कि मैं जब रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो मुझे प्रीफिक्स पास करना है फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट, फिर मैं यहां पे रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकूंगा। अगर मैं प्रीफिक्स पास नहीं करूंगा, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लाइक लिखूंगा तो वो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला राउट इस पोस्ट राउटर के ग्रुप के अंदर है, सही है। तो अगर हम इसको रन करें अभी, तो रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमें पाथ लेना है राउटिंग कंसेप्ट में, रिलेटिव पाथ, और ये भी कहां से रन करना है, पोएट्री रन,
गलत है। अच्छा, पोएट्री रन यूविकॉन, यार वो एक्चुअली ना इसलिए गलत हो रहा है, थोड़ा छोटा रखा हुआ है ना। पोएट्री रन यूविकॉन, आगे फिर हम उसका पाथ बताते हैं। एंड को हमने क्या करना है, ऐप और हाइफन हाइफन रीलोड और फॉरवर्ड स्लैश को डॉट करना है। अगर आपने देखा हो यहां पे उसने उसको लेबल दे दिया डिफॉल्ट, यानी जो रूट पे हमारे हैं डिफॉल्ट वाले, और आगे उसने ग्रुप बना दिया किसके साथ, पोस्ट का लहजा। अब पोस्ट के राउट में अगर आपने देखा तो हमने राउट डिफाइन किया था सिर्फ लाइक, लेकिन वो क्या दिखा रहा है, पोस्ट लाइक, पोस्ट क्रिएट, पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश। अगर आपने पोस्ट रीड करनी है, रीड क्रिएट लाइक पोस्ट, समझ आ रही है। तो हमने एक्चुअली ग्रुप बना दिया कि भाई पोस्ट के रिलेटेड जितने राउट है ना वो इस तरह से हैंडल हो जाएंगे। ऐसा करने से यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कोड ही नहीं चलेगा। अगर आप जैसे पहले हमने सीखा है सारे एक ही फाइल में राउट डिफाइन कर दें और कोई एपीआई राउटर यूज ना करें कोड, तो फिर भी चल जाएगा, कोड में इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से डिवीजन कर देंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग का पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और कोड की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और उसका फायदा ये होगा कि ये जो पोस्ट के रिलेटेड जितने राउट है इनको हम एक अलग फाइल में भी शिफ्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। अभी तो हमने एक ही में किया ना, तो इसको हम सेपरेट फाइल के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, पोस्टमैन से भी आप कर सकते हो। फास्ट एपीआई में जो ये डॉक्यूमेंटेशन नजर आ रही है ना, ये एक स्टैंडर्ड है ओपन एपीआई, यानी ये जो डॉक्यूमेंटेशन हमने तो सिर्फ कोड लिखा है, हमने ये डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, या ये एचटीएमएल तो हमने नहीं लिखी है ना, ये ऑटोमेटिकली कैसे बन जाती है, एक स्टैंडर्ड है ओपन एपीआई करके। ओपन एपीआई की मदद से ये डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होती है। अच्छा, ये फास्ट एपीआई में बाय डिफॉल्ट फीचर है, हमने नहीं बनाया खुद से। और इस पूरे कंसेप्ट को जिसमें ये डॉक्यूमेंटेशन होती है हम इसको स्वैगर भी बोलते हैं, स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन। तो ओपन एपीआई की जेसन को यूज करते हुए फास्ट एपीआई स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन बना देता है। तो स्वैगर एक टूल है डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए। अगर आप इसके पास जाओगे और इसकी यूआई वगैरह देखोगे ना तो आपको सिमिलर ही जो है वो फीलिंग आएगी। हम डिस्कस कर रहे थे कि फास्ट एपीआई के अंदर बाय डिफॉल्ट स्वैगर की इंप्लीमेंटेशन होती है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा फास्ट एपीआई स्वैगर यूआई, तो इसका मतलब है वो स्वैगर को इंटीग्रेट करता है। और ये कैसे होता है, स्वैगर कैसे काम करता है, ये ओपन एपीआई के नाम से काम करता है। यहाँ पे उसने उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी डाली है कि ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन एक स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से हम जो है वो एपीआई डिफाइन करते हैं, या जो जेसन हम डिफाइन कर रहे हैं वो ओपन एपीआई का स्टैंडर्ड है। अच्छा, उस ओपन एपीआई का स्टैंडर्ड अगर देखें तो ये जितनी हमारी एपीआई अभी तक बनी है उसको अगर हम ओपन एपीआई की स्पेसिफिकेशन में देखें तो वो कुछ इस तरह करके हमें ये जेसन बन जाती है। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें वो डिफाइन कर रहा है कि कितने राउट्स हैं, एप्लीकेशन का नाम क्या है, जैसे ये स्टूडेंट का राउट है, उसके अंदर गेट की रिक्वेस्ट है, उसमें ये वाला फंक्शन है, ये रिस्पॉन्स आएगा। वो सारी चीजें जो हमने एक्चुअली एपीआई डिफाइन किया है ना, तो उसका एक वो डिक्शनरी बना देता है कि इस एप्लीकेशन में ये एपीआईज हैं, उसमें ये मेथड्स हैं, वो गेट की रिक्वेस्ट ले रहे हैं, पोस्ट की, उसका ये रिस्पॉन्स टाइप है, वो सारी चीजें एक जेसन फॉर्मेट के अंदर बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन। अच्छा, अब फास्ट एपीआई खुद से बना देता है। नॉर्मली हम खुद भी बना सकते हैं, अगर हमारे पास राउट्स हो तो हम उसको खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो है ना वो खुद से बना देता है अगर हम नहीं भी डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, इस जेसन को यूज करते हुए स्वैगर जो है वो इस तरह की यूआई बनाता है, यानी इसको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, वो जेसन से। और जेसन कौन बनाता है, फास्ट एपीआई। तो फास्ट एपीआई ओपन एपीआई का स्टैंडर्ड यूज करते हुए जेसन बना देता है, उस जेसन से फिर ये स्वैगर की यूआई बन जाती है। अच्छा, अगर हम फ्लास्क सर्वर में काम कर रहे हो या दूसरे किसी टूल में काम कर रहे हो, पाइथन में भी, वहां पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं है।
तो वहां पे हम स्वैगर का इस्तेमाल तो स्टिल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन और कोड और बाकी सारी चीजें खुद से करना पड़ती हैं। सही है। फास्ट एपीआई में ये फीचर है कि वो खुद बिल्ट इन हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम नोड में काम कर रहे हो तो हमें स्वैगर को इंप्लीमेंट करना है, बाय डिफॉल्ट उसमें नहीं है, हम कर सकते हैं। करने के लिए फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हमें करना पड़ती हैं, ये थोड़ी सी चेंजेस उसके अंदर एक्स्ट्रा करना आ जाती है, लेकिन हर फास्ट एपीआई में स्वैगर जो है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है। स्वैगर क्या है? स्वैगर पोस्टमैन की तरह एक क्लाइंट है जिसकी मदद से हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे पोस्टमैन क्या करता है, हम उसमें अपना एंड पॉइंट लिखते हैं, अपनी डिटेल देते हैं, गेट है, पोस्ट है, उसको हिट करते हैं तो वो हम उसका रिस्पॉन्स हमें आ जाता है। तो सेम उसी तरह इसका भी रिस्पॉन्स है। जैसे हम पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें, तो ट्राई इट आउट पे हम क्लिक करेंगे। इसका जरा सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी ये हर एंड पॉइंट के नीचे यूआई बना देता है। जो जो वेरिएबल उसमें जाने उसमें आप वैल्यू पास कर दें और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे नीचे जो है वो पोस्ट का रिस्पॉन्स जो है वो नजर आ जाएगा। स्टेटस क्या रिटर्न हुआ है, कंटेंट की लेंथ कितनी है और क्या रिस्पॉन्स बॉडी है, ये आपको नजर आ जाएगी। तो राइट अवे यानी अगर हम इसको समझें अभी, और जो हम पोस्टमैन में कर रहे थे तो इसमें निस्बतन पोस्टमैन से तो आसानी है, क्योंकि पोस्टमैन में हमें राउट भी डिफाइन करना पड़ता है, हमें उसकी बॉडी जेसन क्यूरी वो सारा खुद से फिगर आउट करके सेंड करना पड़ता है। और अगर हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे जस्ट अपना वैल्यूज डिफाइन करनी है, ट्राई इट आउट पे लिख करके और एग्जीक्यूट कर देना है। अगर कुछ रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको एरर भी पेस्ट कर देगा कि ये चीज आपने पास करनी है। अब यहाँ से मैंने गलत पास किया तो वो कह रहा है ये इंटीजर होना चाहिए। तो वो चीजें अगर हम पास करके रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें उसका रिस्पॉन्स दे रहा है पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये स्वैगर की टेस्टिंग की मदद से हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, अगर आप देखें तो इसका पूरा यूआरएल अगर हम सिर्फ कोड में देखें तो हमने उसको डिफाइन किया है /like, लेकिन अगर हम सिर्फ /like पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो नहीं चलेगी। उसकी रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे प्रीफिक्स क्या सेट किया हुआ है, पोस्ट। तो जो प्रीफिक्स किया हुआ है वो भी साथ में प्रीफिक्स के तौर पे यूज करना जरूरी है। अगर हम वो यूज नहीं करेंगे तो हमें वो हमारी एपीआई हिट नहीं होगी। तो सेम चीज हम इवन पोस्टमैन के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। प्रीफिक्स कुछ ना कुछ प्रीफिक्स देना पड़ेगा, अगर नहीं भी रखते तो हम // रख सकते हैं। तो // का मतलब वही होगा जो फिर हमारा डिफॉल्ट राउटिंग ही होगी, तो उसका कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, टेक्निकली वो डिफॉल्ट राउट के अंदर ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास हमने डिफाइन किया लाइक वाला राउट गेट के लिए। तो अभी अगर हम इसको पुराने स्टाइल से लेके चलें तो कैसे होगा कि हमारे पास यहाँ लोकल होस्ट आ जाएगा 8000 और उसके बाद /like और रिक्वेस्ट जो है वो गेट है। अच्छा, हम हिट करेंगे तो वो कहेगा नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि वो कोई भी राउट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमारा राउट क्या है एक्चुअली /post। अब हम अगर करेंगे तो हमें वो रिस्पॉन्स देगा जिसमें वो कह रहा है कि इसमें क्यूरी पैरामीटर जो है वो मिसिंग है। तो अब क्यूरी पैरामीटर ऐड करना है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। जैसे क्यूरी पैरामीटर है हमारे पास पोस्ट आईडी और उसमें हम वैल्यू दे देंगे। अब वो कह रहा है ये वैलिड इंटीजर होना चाहिए तो हम यहाँ पे वैलिड इंटीजर पास कर देंगे। फिर दूसरा क्या था, यूजर आईडी, और दूसरा पैरामीटर क्यूरी पैराम में हम यूजर पैरामीटर पास करेंगे तो पोस्ट लाइक सक्सेसफुली। सही है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप के अंदर हमारा एक राउट जो है वो बिल्ड हो गया। तो टेक्निकली हम हर एंटिटी की एक अलग फाइल बनाएंगे, उसमें एपीआई राउटर से राउटर बनाएंगे और वो जितने राउटर बनेंगे उन सबको मेन फाइल के अंदर लेके आएंगे और वहां पे हम फिर app.include राउटर यूज करके उसका प्रीफिक्स सेट करके फिर उसको सेट करेंगे एपीआई के अंदर। सही है। तो हमेशा आप जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो आपने हमेशा सेपरेट राउटर यूज करना है, एपीआई राउटर यूज करना है, सिर्फ ऐप राउटर यूज नहीं करना जो डिफॉल्ट में होता है। वो करेंगे उसमें कौन से राउटर हो सकते हैं, जैसे // जिसमें हम कह सकते हैं सर्वर इज रनिंग। अगर लेट्स सपोज हम चाहते हैं यार कोई // राउट के ऊपर कोई रिक्वेस्ट करे तो उसमें आएगा सर्वर इज रनिंग। जैसे अभी नहीं आ रहा ना तो उसमें आएगा सर्वर इज रनिंग, तो हम ऐप राउटर से बना सकते हैं। जैसे app.get //
और डेकोरेटर लगाना था, हेलो वर्ल्ड, या उसको कह दें स्टेटस सर्वर इज रनिंग या कुछ भी ऐसे जो है ना मैसेज भेज दें। इससे हमें इंश्योर हो जाएगा हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं, समझ रहे हो। तो नॉर्मली हम इस तरह से मेन राउट, अब ये किसी स्पेसिफिक राउट में लेके जाने की जरूरत नहीं है इसको, ये हम डिफॉल्ट में मेन राउट पे इसको लिख सकते हैं, सही है। तो इसको हम बोलते हैं एपीआई राउटिंग या ग्रुप राउटिंग, जिसकी मदद से हम अपने फीचर्स को डिवाइड कर पाएंगे मल्टीपल राउट्स के अंदर और उन सारे राउट्स को सिंक कर पाएंगे एक मेन फाइल, जो भी हमारी ऐप राउटर की फाइल है उसके अंदर हम उसको सिंक करेंगे। अच्छा, अभी मैं इसको मल्टीपल फाइल्स में नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन से बचने के लिए, लेकिन 2-3 कंसेप्ट और सीख के हम एक पूरा फास्ट एपीआई का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे जब हमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। अभी हम सारे एक ही फाइल में कोड कर रहे हैं ना, तो हमने एक तरीका तो सीख लिया कि राउटिंग की फाइल लैदा होनी चाहिए, तो वो हम लैदा फाइल बनाएंगे, और भी इस तरह की कुछ फाइल्स होंगी जो हम सेपरेट बिल्ड करेंगे, लेकिन उसके लिए बाकी के सारे कंसेप्ट एक दफा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐप का, कि फास्ट एपीआई में जब हम एप्स बनाते हैं तो उसका एक्चुअली हम इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करेंगे। और फ्यूचर में डेफिनेटली एआई का कोड भी कर रहे होंगे, तो उसका भी हम इसी फाइल में तो कोड नहीं करेंगे ना, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक फाइल्स हमने कहाँ बनानी है, उसका फोल्डर का नाम क्या रखना है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो भी हमने जो है वो गो थ्रू करने हैं। एक एपीआई के अंदर एक ही फंक्शन हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा आप नॉर्मल फंक्शन बना के कॉल कर सकते हो। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे लाइक का, ये मेन, ये तो एक वो फंक्शन है, जब भी इस एपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला फंक्शन जो है वो इन्वोक होगा। लेकिन आप एक सादा फंक्शन बना सकते हैं टॉप पे, जो मे बी डीबी में सेव करे, डीबी में भी डिलीट पोस्ट, ये मैंने एक नॉर्मल जो है वो फंक्शन है बना दिया। अच्छा, अब ये वाला फंक्शन है मैं इन्वोक करूंगा कहां पे, इस फंक्शन के अंदर, जैसे नॉर्मल एक फंक्शन कॉल होता है ऐसे। अब इसमें 3, 4, 5 फंक्शन आप कॉल कर लें तो कोई इशू नहीं है, कॉल हो सकते हैं, सही। लाइक ऐसा हो सकता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई, हम एपीआई बना रहे हैं, एपीआई एज्यूम करो हम बना रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि किसी यूजर का जो है ना वो मार्कशीट की पीडीएफ बनाओ, एक मार्कशीट है उसकी पीडीएफ बनानी है। अब उसका राउट तो यही होगा ना, क्रिएट मार्कशीट या कुछ भी ऐसा राउट हम बना लेंगे। लेकिन उस राउट में अगर टेक्निकली सोचें तो बहुत सारे काम करने हैं। या हम ऐसा कहते हैं कि एक यूजर, एक स्टूडेंट है, वो अपनी मार्कशीट डाउनलोड करना चाहता है, तो जब जैसे ही वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करे मार्कशीट, तो मार्कशीट कैलकुलेट हो, बने, उसकी पीडीएफ बने और ईमेल भी हो जाए स्टूडेंट को, यानी उसको डाउनलोड भी हो जाए और उसको साथ में ईमेल भी हो जाए। अब एक ही राउट के अंदर हमें मल्टीपल काम करने, कौन कौन से? एक काम है जी आपने डेटाबेस से लेके आने हैं सारे मार्क्स, एक काम है फिर उस पर कैलकुलेशन निकाल के टोटल एवरेज वगैरह निकालनी है, दूसरा काम, फिर तीसरा काम है उसकी पीडीएफ बनानी है, फिर चौथा काम है ईमेल करनी है। अब अगर एक ही राउट में हम ये सारा काम करेंगे तो हो सकता है कि 500 लाइनों से ज्यादा फिर कोड हो जाए। तो हमने तो स्टैंडर्ड क्या रखा है 500 लाइंस का। अब चाहे राउट एक ही है लेकिन उसमें कोड कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब उसका सोल्यूशन क्या होता है, हम बनाते हैं एक नया फोल्डर दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। अब 2 फोल्डर बना लिए ना हमने, एक राउट्स का जिसके अंदर हमारे सारे एंटिटी बेस राउट्स हो जाएंगे, और एक फोल्डर हमने बना लिया यूटिल्स का। यूटिल मतलब यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी क्या होते हैं कि छोटे छोटे फंक्शन जो स्पेसिफिक काम करेंगे। उसमें एक फंक्शन हम बनाएंगे सेंड ईमेल, मतलब मे बी हम एक फाइल बनाएंगे ईमेल यूटिलिटी डॉट py और उसके अंदर बोल देंगे सेंड ईमेल। अब सेंड ईमेल 300-400 लाइन का कोड अगर हो रहा है तो वो एक फाइल, एक यूटिलिटी बन गई सेंड ईमेल। उसको फिर हम क्या करेंगे, यहां पे आगे कॉल कर देंगे, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब ये वाला फंक्शन कब चलेगा, जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी, और ये फंक्शन कब चलेगा, वो जब भी इस पे रिक्वेस्ट आएगी। तो शुरू में हमने इसको कॉल कर दिया है। अब इसके नीचे नीचे हम जितने भी चाहें, देखो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल जो है वो फंक्शंस बनाएंगे, उसको हम यूटिलिटीज बोलेंगे। सेंड ईमेल, क्रिएट पीडीएफ या क्रिएट मार्कशीट,
इस तरह की चीजें, और वो फिर जिस भी एंड पॉइंट में आपने उसको कॉल करना है उसको कॉल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट है, कोई और यूटिलिटी बनाने का एक और बेनिफिट भी हो सकता है। देखो हमने एक पीडीएफ क्रिएट करनी है, वो मार्कशीट किसी एक एंड पॉइंट में करनी है और किसी दूसरे में भी करनी है। वो कैसे कि एक स्टूडेंट भी 3-4 लोगों की मार्कशीट देखना चाहता है, सॉरी एक टीचर भी देखना चाहता है और स्टूडेंट भी देखना चाहता है। अब स्टूडेंट का राउट लैदा होगा और टीचर का राउट लैदा होगा। अब अगर हम दोनों एक कोड राउट के अंदर डायरेक्टली लिखते हैं पीडीएफ क्रिएट करने वाला, तो उसको ही कॉपी पेस्ट भी करना पड़ेगा कहां पे, टीचर वाले राउट में। तो बेहतर है कि उस राउट का हम क्या, उस लॉजिकल कोड को हम क्या बना लेंगे, एक यूटिलिटी, एक फंक्शन बना लेंगे। उस फंक्शन को फिर हम किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे, सही। उससे फिर हमारी फाइल्स और रिड्यूस हो गए। तो अभी हम यूज केसेस के लिहाज से 2 हमें फोल्डर बन गए। अगर हम एपीआई इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कंसीडर करें, हम बना भी लेते हैं वैसे यहां पे फोल्डर स्टैंडर्ड। अच्छा, मैंने इसका फोल्डर स्टैंडर्ड करके फोल्डर बना लिया। अब टेक्निकली आपने फोल्डर स्टैंडर्ड की जगह अपने प्रोजेक्ट का नाम होगा आपका, मतलब आप कोई सोशल ऐप बना रहे हो कुछ भी, तो फोल्डर स्टैंडर्ड आपने उसका नाम नहीं रखना, आपने तो अपनी ऐप का नाम रखना है। तो समझो मैं फोल्डर स्टैंडर्ड रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई ऐप का नाम नहीं है, मैं आपको फोल्डर के स्टैंडर्ड बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज तो आपने सीखी होगी, वो मैंने रिपोजिटरी में भी फॉलो की है, कि जो नेमिंग होती है ना किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने अच्छी नाम नहीं रखे हुए, उससे आपका प्रोजेक्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई फाइल बड़ी है कोई छोटी है, कोई फोल्डर बड़ा है कोई फोल्डर छोटा है, किसी के अंदर कुछ काम कर रहे हैं किसी के अंदर कुछ, तो पूरे प्रोजेक्ट का एक हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। अच्छा, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे और ये नहीं करेंगे। अच्छा, एक कुछ जेनेरिक लोग हैं जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो स्टैंडर्ड भी मैं बता दूंगा, लेकिन स्टिल आपने अपना माइंड ओपन रखना है कि जिस प्रोजेक्ट में आप, एक तो नया प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, 2 तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या हमने नया बनाना है या हमें बना बनाया मिल गया उसमें हमने कंट्रीब्यूट करना है। अगर तो हमने नया बनाना है फिर तो जो स्टैंडर्ड अभी मैं बताने लगा हूं वो फॉलो करेंगे। अगर हमने नया नहीं बनाना, किसी का बना हुआ है, फिर हम कोशिश करेंगे उसके बने हुए स्टैंडर्ड को फॉलो करें, कि हो सकता है कि उसने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किए हो, तो उसने जिस तरह से फाइल के नाम, फोल्डर के नाम, चीजों के नाम रखे हुए, हम भी उसी तरह के चले, अज्यूम करें। अब हमने यहां पे एक फोल्डर बनाया, फोल्डर स्टैंडर्ड, तो यहां पे आपके ऐप का नाम आ जाएगा। अच्छा, इस फोल्डर स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या बनाएंगे, मल्टीपल फोल्डर। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब भी मैं फोल्डर बनाता हूं तो बीच में हाइफन लगा रहा हूं और फोल्डर का नाम सारा स्मॉल लेटर्स के अंदर है। तो ये मैं ऐसे नहीं कर रहा पूरी रिपोजिटरी के अंदर, ये किसी स्टैंडर्ड की वजह से कर रहा हूं। तो अगर आप कोई अच्छी अच्छी रिपोजिटरीज देखोगे तो उनमें एक स्टैंडर्ड होगा कि जितने भी फोल्डर के नाम है वो स्मॉल लेटर में है, और उनके दरमियान 2 वर्ड पे अगर फोल्डर का नाम आता है तो बीच में क्या लगाते हैं, हम हाइफन लगाते हैं। एक स्टैंडर्ड है, सही है, और इसको फॉलो करना है। अब अज्यूम करें कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये सारा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, और बीच में आप जाके क्या करो, एक नया फोल्डर बना दो और उसका नाम कुछ ऐसे रख दो। मैं वैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये रखा है। अब खुद देखो कि ये सारे इस तरह से हैं और ये डाटा प्रोसेसिंग, ये थोड़ा अजीब ही लग रहा है ना, कि बाकी सारे फोल्डर एक तरह के हैं और एक फोल्डर आपने नया बनाया वो किसी और तरह से ही बना दिया। तो अगर लेट्स सपोज अगर सारे फोल्डर कैमल केस में बन रहे हैं तो आपने भी सारे फोल्डर कैमल केस में बनाने हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि एक इंजीनियर है जिसने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया एक प्रोजेक्ट का, अब वो चाह रहे हैं कि ऐसा काम होना चाहिए। अब उससे हम डिबेट तो नहीं करते, हम उसको कह सकते हैं कि यार ज्यादातर लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन हम उससे फाइट नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हो, कि अगर मैं कहूं कि मैं तो इस प्रोजेक्ट में काम ही नहीं क्यों करूंगा क्योंकि आपने फोल्डर का नाम इस तरह से रखा होगा, ऐसे नहीं होता है ना। इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में हर बंदे की बात को वैल्यू करना है, हमने अपनी बात समझानी है कि ये मुझे लगता है अच्छी चीज है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट में लगाया है, मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी जो रिपोजिटरीज है मैंने उन पर नोटिस किया है वहां फोल्डर इस तरह से बनते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह से फोल्डर हमें बनाना चाहिए। हाँ, अगर वो उसको आपकी बात से वो सहमत हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको एक्सप्लेन करेगा कि उसके क्या थॉट प्रोसेस है। अब अगर नहीं वो मान रहा तो नॉट अ प्रॉब्लम, फिर अगर उसने इस तरह से कैमल केस में फोल्डर बनाए हैं तो कैमल में बनाएंगे। अच्छा, कुछ जगह पे क्या होंगे कि वो रेदर देन कैमल केस वो इसको बिल्कुल ही पास्कल केस में ले जाएंगे।
कि दोनों वर्ड ही बड़े हैं, ऐसी बहुत सारी रिपोजिटरी होगी। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक स्टैंडर्ड है जो हम सीखेंगे, एक वो चीज है जो उस रिपोजिटरी लेवल का स्टैंडर्ड है। यानी दो तरह के स्टैंडर्ड, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो हमने लर्न करना है, एक वो स्टैंडर्ड है जो उस रिपोजिटरी में आएगा। आपने हमेशा अगर तो कोड ऑलरेडी हुआ हुआ है और वो अप टू दी मार्क है, मतलब वो अच्छे स्टैंडर्ड पे बना हुआ, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर किसी ऐसे बच्चे ने काम किया और मैं एक सीनियर इंजीनियर हूं, तो मैं उस बंदे को फिर एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो फिर मिलके काम करना है। तो फिर जो भी स्टैंडर्ड एग्री मतलब निगोशिएट होगा, हम जिस पे दोनों एग्री करेंगे वो फिर हम काम करेंगे। लेकिन ज्यादातर जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप हमेशा फोल्डर के नाम के अंदर, पाइथन की प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट में और हो जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होने से डिफरेंट हो जाता है। हम हमेशा कैमल केस जो है वो हाइफन यूज करेंगे फोल्डर के नाम के अंदर और हमेशा फोल्डर का नाम स्मॉल रखेंगे। तो लेट्स सपोज हम फोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये फोल्डर स्टैंडर्ड करके मैंने एक बना लिया प्रोजेक्ट। अब ये यहां पे आपका कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट होगा जो भी आप बनाना चाह रहे हो, सोशल है, वीडियो है, कुछ भी। अब इसके अंदर एक फोल्डर तो बनेगा, आप उसको कह दोगे राउट्स। यही हमने डिसाइड किया ना कि हम राउट्स का फोल्डर। अब ये राउट्स का देखो तो मैंने स्मॉल बनाया है, स्मॉल क्योंकि ये एक ही वर्ड पे था, अब इसमें हाइफन की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पे एक और फोल्डर बनेगा, उसको हम यूटिल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूटिल्स, क्योंकि ये दो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं कि राउटर्स के अंदर राउटर बनेगा, यूटिल्स के अंदर। अब इस फोल्डर के अंदर मेन के ऊपर एक फाइल आपकी बनेगी ऐप डॉट या मेन डॉट पी वाई। शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो थोड़ी सी। मैं क्या करता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट के फोल्डर को ही ओपन कर लेता हूं डायरेक्टली VS कोड में। अब ये हमारी ऐप बनना शुरू हो गई। तो मेरे मेन सारी कॉन्फ़िगरेशन जो मेन राउट्स होंगे वो कहां पे होंगे? मेन ऐप के अंदर। यहां पे हम अपने सारे लॉजिक लिखेंगे, लाइक ऐप इक्वल टू फास्ट API, और वो सारी जो भी हमने कोड करना है वो सारा हम इधर डिफाइन कर देंगे। अब यूटिल्स के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे? यूटिलिटीज के फंक्शन जितने भी। अच्छा, अब फोल्डर का नाम तो हमने हाइफन के साथ सीख लिया है। अब यूटिलिटीज जो हमने अगर जो फाइल्स का स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करेंगे वो क्या है कि हमेशा जब भी फाइल बनेगी वो स्मॉल लेटर में बनेगी। जिस तरह फोल्डर स्मॉल लेटर में बन रहा है, कुछ भी बड़ा लेटर में नहीं होता है, सब कुछ स्मॉल लेटर में होगा। अच्छा, अब फाइल्स बनेगी वो भी स्मॉल लेटर में बनेगी। तो स्मॉल लेटर में लेट्स सपोज आपने PDF क्रिएट करनी है, तो आप उसको बोल दोगे PDF यूटिल्स, ताकि नाम के अंदर यूटिलिटी आ जाए। PDF यूटिलिटी ऐसे हम बोलना चाहते हैं नाम, दो वर्ड पे बोल रहे हैं। तो अगर दो पे रखने तो हम हाइफन की जगह पे हम उसको अंडरस्कोर कर देंगे। यानी फोल्डर में हम हाइफन यूज करते हैं, फाइल में अंडरस्कोर। अच्छा, ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप बहुत सारी डिफरेंट अच्छी रेपोजिटरीज देखोगे ना कोड की, तो उसमें हमेशा पाइथन की फाइलों का जो नाम होता है ना वो अंडरस्कोर के साथ चल रहा होता है। यानी दो अगर वर्ड हैं तो उसके दरमियान अंडरस्कोर हो रहा होता है। अच्छा, अब PDF यूटिलिटी। अब मैंने PDF के साथ यूटिलिटी इसलिए लगाया, जब मैं कंट्रोल P करूंगा तो ऊपर सर्च बार आती है, तो मैं लिखूंगा ना PDF, तो मुझे सामने आ जाएगा PDF यूटिलिटी। अब हो सकता है कि PDF के रिलेटेड और काम भी हो रहे हो, PDF राउट या कुछ भी, तो मुझे फौरन समझ में आएगा ये क्या है, PDF की यूटिलिटी है। अब इसी तरह अगर मुझे राउट बनाने हैं तो राउट के साथ हम राउट्स लिख देंगे। जैसे उसका फाइल का नाम क्या रखते हैं, लेट्स सपोज पोस्ट क्रिएट करनी है, तो पोस्ट राउट्स डॉट py। अब इसमें इसकी पोस्ट के चारों राउट आ जाएंगे, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोर्टर। अब आपने यूजर को लॉगिन कराना है सारा, तो यूजर के राउट्स होंगे, तो उसको हम आथ राउट भी बोल सकते हैं, यूजर राउट भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। कुछ लोग उसको कहते हैं ऑथ राउट्स या यूजर राउट, दोनों ही सही हैं, चल जाएंगे, इशू नहीं है। ऑथ ज्यादा अच्छा होता है, ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड, लॉग इन साइन अप, इसको हम ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं, तो इसलिए उसको वर्ड ऑथ हमने बोल दिया। इसी तरह यूटिलिटी के अंदर यूटिलिटी आ गई, राउट्स के अंदर राउट्स आ गए, मेन पे हमारी फाइल आ गई। अब डेफिनेटली ये कोई फाइनल अभी तक का फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम और बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे
कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे, फिर हम इसके अंदर मजीद फोल्डर स्ट्रक्चर भी ऐड करते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम फुल फ्लैज फास्ट एपीआई में बनाएं, जितने कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं, तो हम कुछ इस तरह का जो है वो फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अभी मैं इसको यहीं पे होल्ड ऑफ कर रहा हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं कि हम पहले कंसेप्ट सारे सीख लें, फिर हम इस पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे और एक पूरी ऐप फास्ट एपीआई में बनाएंगे ताकि आपको इन फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ भी काम करना आ जाए। सही है? कोई इसमें चैलेंज या इशू? तो जिस तरह मैंने ये फोल्डर स्टैंडर्ड वालों को ओपन किया है, इसी तरह आपने ओपन करना है, लेकिन वो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, उसका नाम फोल्डर स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसका नाम कुछ भी होगा। यूटिल क्या होती है कि एक हेल्पर फंक्शन होता है जब हमने कोई ऐसा काम करना होता है, लाइक हमने जैसे पीडीएफ क्रिएट करनी है, तो पीडीएफ क्रिएट करना कोई 1000 लाइन या 200, 300, 500 लाइन का कोड हो सकता है। तो अब 500 लाइन का कोड अगर मैं राउट में लिखूंगा और राउट की अपनी लॉजिक भी होगी, तो फिर लाइंस ऑफ कोड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि एक कोई जो काम है ना, उसके लिए हम एक अलहदा फंक्शन बना देंगे ताकि उसकी एक अलहदा फाइल बन जाए। तो टेक्निकली हम इसको राउट में भी लिख सकते थे यूटिलिटी के सारे कोड को, लेकिन फिर वो राउट का कोड क्या होता? लेंथ एक्सीड हो जाती। तो हमने लेंथ को रिड्यूस रखना है। एक स्टैंडर्ड आपने कॉमनली जहन में रखना है कि 500 लाइन से कोड ज्यादा, मतलब कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 501 भी हो सकती है, 600, 700, 1000 भी हो सकती है कभी, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए यार 500 से ऊपर जो है ना वो अच्छा कोड नहीं समझा जाता। उसकी एक अलहदा फाइल होना, यानी किसी तरह से उस कोड को हमें डिवाइड करना होता है मल्टीपल फाइल्स के अंदर, उसका बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, यानी वो हमें हेल्प करती है कोड को मेंटेन करने में, कोड करने में एंड सो ऑन। नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा 500 करके फिर यूटिलिटी में लेके जाएंगे। वो हम ऐसा देखेंगे ना कि देखो वो जो हम राउट बना के हम नीचे कोड करना शुरू कर रहे हैं, अब वो कोड भी तो किसी वजह से कर रहे हैं ना, अब उस वजह की भी कोई लॉजिक होगी और उस लॉजिक का हम कुछ देखेंगे कि अगर फंक्शन बन सकता है तो उसका बनाएंगे। तो यूटिलिटी हमेशा तब बनानी है, दो रीजन है, या तो कोड बहुत एक्सीड कर रहा है, एक और रीजन भी है कि एक पीडीएफ की यूटिलिटी है, पीडीएफ क्रिएट या पीडीएफ को क्रिएट करने की। अब मुझे ये 5 राउट्स में चाहिए, तो चाहे इसकी लाइनें 100 ही हैं, 500 तो नीचे हैं, 100 ही हैं, लेकिन अगर मुझे 5 राउट्स में चाहिए पीडीएफ क्रिएट करना, तो ये 100 लाइनें कितनी दफा कॉपी होंगी? 5 दफा। तो अगर मैं उसकी एक फाइल बना लूं फिर और पांचों के अंदर सेम फंक्शन यूज करूं, तो क्या होगा कि मेरा कोड एक ही जगह लिखा होगा और 5 दफा रीयूज हो जाएगा। और अगर कुछ मैंने पीडीएफ को चेंज करना है या उसकी डिजाइनिंग को कुछ भी चेंज करना है, तो मुझे 5 जगह चेंज नहीं करना, एक जगह करना और बाकी सारी जगहों पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये दो मेन रीजन की वजह से, रीयूजेबिलिटी एंड कोड की मेंटेनेबिलिटी, तो ये दो चीजों की वजह से हम जो है ना वो यूटिलिटीज डिफाइन करेंगे। समझ आई बात? जैसे हम पैकेजेस यूज करते हैं उसमें मल्टीपल फंक्शन चीजें डिफाइन होती हैं। सही है? लाइक अभी शायद ये आपको मेरी बातें इतनी ज्यादा समझ में ना आ रही हो क्योंकि आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया। पहले देखो, एक इंसान दो तरह से सीखता है, या इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है या किसी के एक्सपीरियंस से सीखता है। अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से सीखने का मतलब ये होता है कि पहले मैं गलत काम करूंगा और जब मुझे उस काम से नुकसान होगा तो फिर मैं उससे लर्न करूंगा और फिर मैं ठीक काम करूंगा। कहने का मतलब यह है कि आप पहले पूरा एक प्रोजेक्ट बना लेंगे एक ही फाइल के अंदर, फिर आप उसको उससे सीखेंगे और सीख के फिर क्या करेंगे, मतलब फिर हम ठीक करेंगे उसको। या फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी के एक्सपीरियंस से सीख लें कि पहले गलत ना करें, किसी के एक्सपीरियंस से सीख लें। उससे फायदा क्या होगा कि मेरा टाइम बच जाएगा एक्सपीरियंस करने में। अभी जो मैं बता रहा हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं। हो सकता है जब आप बाद में काम करें, आप अभी भी आप लोगों ने किए होंगे। इवन तो मैंने आपको ये सारी बातें अभी बताई हैं कि फोल्डर कैसे बनाना है, फाइल कैसे बनानी है। अब मैं आप सब लोगों को कहूं ना, इसी वक्त इसी टाइम जब मैंने बताया है कि अब आप ये काम करो, तो आप सब लोगों ने देखिएगा कि 50% ऑफ द लोग क्या करेंगे, फिर गलतियां करेंगे। फिर फाइल का नाम कोई कुछ रख देगा, कोई कुछ रख देगा, कोई फिर फोल्डर का नाम कुछ भी रख देगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी में लर्न नहीं कर पा रहा, यानी उसको इसकी वैल्यू की समझ नहीं आ रही जब तक कि वो उसका एक्सपीरियंस उस चीज में नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसे अगर आप अच्छी तरह अभी से ग्रिप बनाना शुरू कर देते हो चीजों में, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट
होंगे। तो खैर ये तो हमारी एक ऐप फोल्डर स्टैंडर्ड के नाम से बनी है, ये चलती रहेगी, उसके अंदर हम काफी काम जो है वो करते रहेंगे, उसमें जितनी भी हमारी लॉजिक्स हैं चीजें हैं वो हम डिफाइन करते रहेंगे, इसको साथ साथ लेके चलेंगे ताकि एक प्रॉपर हमारा जब तक फास्ट एपीआई को हम कंप्लीट करेंगे तब तक हमारे प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुके होंगे। ऑल सेट, यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो? तो अभी सारी कन्वर्सेशन में अगर हम देखें तो हमने क्या सीखा है कि ग्रुप राउटर का मकसद क्या है, बनाते क्यों हैं, उसके फायदे क्या हैं और वो बनता कैसे है। उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, एक कौन कौन सी दो चीजें एक्स्ट्रा हैं? एपीआई राउटर का फंक्शन, उससे आप कस्टम राउटर बना लेते हैं, बाकी तो सारा कोड वही है जो ऐप राउटर के साथ भी चल रहा था। जब आपका सारा उस ग्रुप राउटर से काम हो जाता है तो अब इसको अपने मेन राउट के साथ लिंक करना है, तो मेन राउट के साथ लिंक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंक्लूड राउटर। क्या यूज करते हैं? इंक्लूड राउटर। और उसमें हम क्या पास करते हैं? पहले पैरामीटर में इंक्लूड यानी राउटर का नाम जो हमने बनाया, और दूसरे पैरामीटर में प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि जितने भी राउट इस राउटर से बने हैं उन सबके शुरू में ये वाला राउटर आ जाएगा। समझ आ गई बात? आगे चले, सही हो गया। main.py एक मेन फाइल है जिसके अंदर हमारा, जहां से हम अपना कोड करना शुरू करेंगे। हम बैकएंड की एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो हमारी एप्लीकेशन बैकएंड में जिस फाइल से शुरू होती है उसको हम main.py बोलते हैं। उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेन मतलब मेन फाइल है ना, यानी सबसे पहली फाइल, फर्स्ट फाइल। नहीं, उसका लिंक नहीं है। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका नाम मेन रखने की रीजन ये है कि ये पहली फाइल है, यानी ये मेन फाइल है जहां से मेरा सर्वर जो है वो चलना शुरू होता है। तो अब बाद में कोई 100-200 फाइलें बनेगी, लेकिन जो सबसे पहली फाइल होगी वो मेन फाइल। तो सारी फाइलें उसके अंदर आके लिंक होंगी। देखो, हमारे लिए फ्रंट एंड के लिए बैकएंड एक ही चीज है। अब बैकएंड के पास 100 फाइलें हैं, अब फ्रंट एंड सारी 100 फाइलों से बातें तो नहीं करेगा, वो सिर्फ एक फाइल से बात करेगा। तो जितनी भी रिक्वेस्टें आएंगी वो एक जगह से गुजरेंगी, और वो जो मेन जगह होगी वो है main.py। तो समझो कि हमारी सारी एक main.py फाइल है, उसके अंदर से सारी फाइलें जो हैं, एक फाइल के अंदर फाइलों के अंदर फाइलें, ऐसे पूरा प्रोजेक्ट उस मेन फाइल से लिंक्ड है। तो फ्रंट एंड हमेशा मेन फाइल से चलेगा, और जब हम सर्वर रन करते हैं वो मेन फाइल के अंदर बाकी सारी फाइलें लिंक होगी। देखो, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं हो सकता कि एक फाइल लैदा पड़ी, एक लैदा, वो दोनों लैदा चल रही हैं, वो तो फिर दो सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। तो हमेशा एक फाइल चलती है, उसमें ही सारी फाइलें लिंक होना शुरू होती हैं। और ये ऐसा नहीं कि पाइथन में ऐसे है, ये जावास्क्रिप्ट में चले जाएं, किसी भी लैंग्वेज स्टैक में चले जाएं, वो ऐसे ही होता है। एक मेन फाइल होती है, उसी में बाकी सारी फाइलें लिंक होना शुरू होती हैं। तो हमारी जो मेन फाइल होगी वो main.py होगी, और बाकी सारी फाइलें उसी में लिंक होना शुरू होंगी। सही है? ऐप राउटर का जो कस्टम कोड है, चलो मैं कर ही देता हूं इसको ना। तो टेक्निकली तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कस्टम कोड है ना ऐप राउटर का, तो हमने यहाँ राउट्स बनाए, जैसे पोस्ट राउट्स बनाया, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐप राउटर। जैसे हम उसमें राउट बना रहे हैं ना, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, नॉट फास्ट एपीआई, एपीआई राउटर। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसका नाम हम रखेंगे क्या राउटर का? पोस्ट राउटर, क्योंकि ये पोस्ट के रिलेटेड हमारे राउटर हैं इसलिए। अब इसमें कौन कौन सी एपीआई होंगी? पोस्ट को गेट करने की एपीआई, और पोस्ट बाय आईडी अगर गेट करना है, एक पोस्ट गेट करनी है, फिर पोस्ट को क्रिएट करने की एपीआई, फिर पोस्ट को अपडेट करने की एपीआई, और पोस्ट को डिलीट करने की एपीआई। अब उसने टेक्निकली एक
चीज की है कि गेट करनी है तो फॉरवर्ड स्लैश ही रख दिया क्योंकि गेट करनी है। अब फॉरवर्ड स्लैश उसने क्यों रखा है, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश इसके आगे प्रीफिक्स तो आना है, तो प्रीफिक्स क्या होगा, पोस्ट, तो पोस्ट का प्रीफिक्स तो आना ही है, तो वो यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पोस्ट बाय गेट पोस्ट बाय आईडी, ये भी प्रीफिक्स होगा पोस्ट, तो समझ में आ जाएगा। अब ये क्रिएट करना है तो यहाँ पे टेक्निकली अगर हम क्रिएट मैन्युअली लिख भी दें तो ज्यादा अच्छा है, और अगर आपने अपडेट करना है तो फॉरवर्ड स्लैश अपडेट लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, उसकी पोस्ट आईडी आ जाएगी। और अगर आपने डिलीट करना है तो फॉरवर्ड स्लैश डिलीट। वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी राउट में भी अगर आप देखें ना तो हमने यूज किया है ना, डिलीट यूज किया है, अपडेट के लिए पुट यूज किया है, तो उससे भी सेंस तो बन जाएगी। जब पुट हो यूज हो रहा होगा हमें पता लग ही जाएगा कि पोस्ट को क्या करना है, अपडेट करना है। लेकिन फिर भी मैंने मैन्युअली वर्ड बीच में अपडेट लिख दिया ताकि और मजीद सेंस जो है वो जनरेट हो जाए। अब ये मेरे पास कुछ राउट जनरेट हो गए हैं, सही है। अब ये सारे पोस्ट के रिलेटेड राउट मैंने यहीं पे बना दिए, ठीक है ना। अब अगर हो सकता है कि ये मैंने पोस्ट गेट करनी है, लेकिन पोस्ट गेट करने की एक हम यूटिलिटी भी बना लेते हैं, पोस्ट की यूटिलिटी। जितनी भी पोस्ट के रिलेटेड फंक्शन है, अभी देखो मैं मिस्टेक कर रहा था, इसका हमें क्या रखना है, अंडरस्कोर डॉट py। अब यहां पे हम फंक्शन बना सकते हैं, जैसे हमने क्या करना है कि फिल्टर पोस्ट अज्यूम कर लेते हैं, फिल्टर पोस्ट। अच्छा, उसमें पोस्ट आ जाएगी क्यूरी उस तरह की, उसने कुछ लॉजिक जो है वो पास कर दी है, ठीक है। और हम फिल्टर पोस्ट और एक और फंक्शन बना लेते हैं पोस्ट डाटा। इसका पोस्ट का कुछ डाटा जो है वो हमने सेट कर दिया, ठीक है। पोस्ट आईडी, पोस्ट डाटा, ये कुछ पोस्ट आईडी पीछे से आएगी और पोस्ट का डाटा हमने उसका एक यूटिलिटी आपको सेंस देने के लिए बना रहा हूं। वैसे तो यहां पे कोई जरूरत बन नहीं रही पोस्ट के लिए बनाने की, लेकिन आपको सेंस देने के लिए यूटिलिटीज हम ऐसे बना लेंगे। अब इस यूटिलिटी को हमने टेक्निकली कहां यूज करना है, पोस्ट राउट्स के अंदर, क्योंकि अगर मैंने कोई पोस्ट गेट करनी है तो उसके लिए मैं अब यहां पे क्या करूंगा, मैं वो पोस्ट का फंक्शन कॉल करूंगा जो हमने यूटिलिटीज में बनाया है। जैसे हमने बनाया था गेट पोस्ट का, अच्छा अब ये पोस्ट डाटा का फंक्शन मैंने बना दिया और इसको मैंने पोस्ट आईडी भेज दी, वो मुझे रिटर्न कर रहा है पोस्ट, तो उसको मैं यहाँ डाटा में सेव कर लेता हूँ और वो डाटा मैं प्रिंट कर लेता हूँ अभी के लिए। तो अब टेक्निकली मैंने क्या किया है, एक पोस्ट डाटा को यूटिल्स के अंदर से पोस्ट की यूटिलिटी को मैंने इंपोर्ट की है, फाइल का नाम, फोल्डर का नाम डॉट, इसको मॉड्यूलिंग बोलते हैं कि पाइथन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स। फोल्डर का मॉड्यूल है, फोल्डर का नाम यूटिल्स है, डॉट फाइल का नाम और उसमें से फंक्शन का नाम पोस्ट डाटा। तो वो पोस्ट डाटा मुझे मिल गया और वो डाटा यहां पे है और उसी डाटा को मैं यहां पे रिटर्न डाटा में डाटा भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये जो डाटा आया मुझे पीछे से वही डाटा मैंने यहां पे रिटर्न कर दी। तो टेक्निकली अब ये वाला फंक्शन मैं यहां पे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको सेपरेट फाइल में क्यों लिखा, ताकि मुझे जो है यहां पे इसका साइज इंक्रीज ना हो। अब कल को एक और फंक्शन बनाना है तो उसकी भी डिटेल, अब यहां पे आपने पीडीएफ भी क्रिएट करनी है तो नीचे पीडीएफ वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यहां नीचे करते करते इसमें 5-6 फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारी ये पोस्ट यूटिलिटी कनेक्ट होगी हमारी किसके साथ, पोस्ट राउट्स के साथ। अब पोस्ट राउट को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, मेन के अंदर। तो पहले तो हमें मेन में अपनी ऐप बनानी पड़ेगी। वो ऐप क्या है, मेन ऐप, सॉरी मेन फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। और ये भी इंपोर्ट करना था, पोस्ट राउटर भी इंपोर्ट करना ही है ना। तो पहले हम ऐप बना लेंगे, फिर इंक्लूड राउटर प्रीफिक्स पोस्ट। अब टेक्निकली इस फाइल के अंदर यही 2-3 लाइनों का कोड होगा, बस मेन फाइल है ना। अब
एक्चुअली क्या हुआ है, मेन फाइल के साथ एक फाइल कनेक्ट हुई राउट वाली, राउट वाली में आगे कनेक्ट हो गई यूटिलिटी वाली। अब उन्हीं में एक दूसरे के साथ फाइलें कनेक्ट हो जाएंगी। तो मेन टेक्निकली हमने कुछ नहीं किया, समझो इसी में सारा कोड लिखा हुआ, पर हमने डिवाइड कर दिया उसको मल्टीपल फाइल्स के अंदर। तो इस तरह करके हमारा ये एक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर ये एक इंक्लूड राउटर है। अब लेट्स सपोज मैंने लॉगिन करना है, लॉगिन साइन अप के राउट बनाने हैं, तो फिर मैं यहां पे क्या करूं, पहले मैं इंपोर्ट करूं ना क्या चीज, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट एपीआई राउटर, ऑथ राउटर, रजिस्टर, लॉगिन, लॉग आउट। ठीक हो गया, बन गए सारे राउट। फॉरवर्ड पासवर्ड भी अगर आपने बनाना है तो चलो वो भी बन गया। तो काफी राउट्स बन गए यहां पे, रजिस्टर, लॉगिन, लॉग आउट, फॉरवर्ड पासवर्ड। ठीक है, अब इन सबको भी कहां पे सिंक करना पड़ेगा, राउट्स को मेन में। तो जहां पे हमने राउट्स में से वो इंपोर्ट किया, इसी तरह अगर हम एक और राउट यहां पे लगा लेते हैं, ऐप डॉट इंक्लूड राउटर, और उसके अंदर हम पास कर देंगे ऑथ राउट्स। वो राउट्स में से पोस्ट राउट्स, और पोस्ट राउटर जो है वो निकल आएगा। इसका नाम पोस्ट राउटर रखा है, इसका नाम, लेकिन ऐसा थोड़ी है, गलत नहीं किया उसने। यहां पे पहले तो ऑथ राउट नहीं आना, और यहां पे ऑथ राउटर, उसने मिस्टेक कर दी थी। तो अब मैं इस पे हिट कर रहा हूं तो यहां जा रहा हूं ना। आप जब देखना हो ना कि इंपोर्ट सही हुआ है, तो उसकी एक तरीकाकार होता है, आप उस पर क्लिक कर, राइट मतलब कंट्रोल करके उस पर हिट करते हो, तो अगर वो नेविगेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपस में लिंक हो गया। तो अब ये मेरे पास दो आ गए। अब यहां पे मेरे पास इसका प्रीफिक्स क्या रख देंगे, ऑथ, और उसका टैग दे देंगे। ये टैग अभी हमने डिस्कस करना है क्या मतलब है, तो इसका टैग दे देंगे ऑथ। तो अब ये दो राउट मेरे पास जो है वो बन गए। अब अगर हम ये दोनों कोड यहीं पे लिखते तो काफी लाइंस ऑफ कोड हो जाए अभी, लेकिन कितना है, 9 लाइनों का कोड, लेकिन हमारा सारा काम भी हो रहा है। तो अब ये ज्यादा स्ट्रेटजी बेहतर है, या जो हम पहले कर रहे हैं एक ही फाइल में, वो स्ट्रेटजी बेहतर है? ये ज्यादा बेहतर है। सेंस बन रही है ना चीजों की। तो इस तरह से हम काम करते हैं। और अगर आप इसकी कंट्रोल करोगे, मैंने ऑथ की राउट्स देखने हैं, तो पी ऑथ राउट, उस पर हिट करके आप चले जाओगे वहां पे ट्रैक। तो नेविगेट करना, चीजें करना, वो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। ऑल सेट। तो ये राउट्स बन गए, यूटिलिटी भी समझ आ गई, और मेन फाइल के अंदर ये हमारा इस तरह से क्लीन कोड जो है वो रहता है। अब इसमें और भी हम कॉन्फ़िगरेशन लेवल की चेंजेस लिखेंगे। एक काम हम इसमें और भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हमें करना चाहिए यहाँ पे एक राउट बनाना चाहिए गेट का, किस चीज के लिए है, सर्वर इज रनिंग की इंफॉर्मेशन देने के लिए। बस इसमें ऑलमोस्ट यही कोड होता है। एक राउट हम बना देते होते हैं, सर्वर इज रनिंग, बाकी के सारे राउट हम इंक्लूड राउटर से ऐड कर देते हैं। ऑल सेट। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को? तो इसको हम रन नहीं करें अभी, इसके अंदर ही कोड है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। अब हम दोबारा चले जाते हैं अपने राउटिंग के कंसेप्ट में, वो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अच्छा, अब हम एक और फाइल बनाते हैं मिडलवेयर के नाम से, और ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसके अंदर, उसके ऊपर हम आएंगे। हैं ये मेन में रखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये बना रहा हूं। तो इसको मिडलवेयर करके डॉट py। अच्छा, अब ये मिडलवेयर क्या चीज होती है? मिडलवेयर एक ऐसी चीज को हम बोलते हैं कि जो दरमियान में आती है, मिडल। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट किसी भी राउट पे आएगी ना, अगर मैं चाहता हूं कि यार वो पहले मेरे इस चीज से गुजर के पहुंचे, यानी जब भी कोई रिक्वेस्ट आए, मैं चाहता हूं कि वो मेरे इस फ्लाम मिडलवेयर से, इस फ्लाम फंक्शन से गुजरते हुए मेरे एंड पॉइंट तक पहुंचे। तो हम जब
हिट कर रहे हैं यहां पे, हाँ कोई राउट देखना पड़ेगा, यहां पे एक राउट बना लेते हैं जल्दी से। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, यहां पे एक मैंने यहां पे लगाया है ऐप डॉट गेट फॉरवर्ड स्लैश सर्वर इज रनिंग। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना। अब जब मैं इस पे रिक्वेस्ट करूंगा इस राउट पे, तो ये यही राउट चलेगा। अगर मैं इसको क्या देता हूं क्रिएट, तो मुझे अब रिक्वेस्ट किस पे करनी है, फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट पे, ये चलेगा और ये चलेगा और इसमें जो भी काम हो रहा है वो हो गया, जो रिस्पॉन्स जा रहा है वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि यार इस राउट को चलने से पहले ये वाला फंक्शन ऑलवेज चले, चाहे मेरे पास 50 राउट्स हैं, 50 राउट पे किसी भी राउट पे रिक्वेस्ट आए तो ये फंक्शन मेरा लाजमी चले, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी ट्रैफिक किसी भी राउट के लिए आ रही है, पहले वो एक फंक्शन में से गुजरेगी और वहां से अगर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो फिर ट्रैफिक आगे किसी दूसरे फंक्शन के पास जाएगी, यानी फिर किसी राउट पे पहुंचेगी। यानी राउट को टारगेट करने से पहले वो उसको किसी और फंक्शन से गुजारेगा, तो उसको हम बोलते हैं मिडल वेयर, दरमियान में आने वाली चीज। फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट की बैक एंड के राउट को, अब दरमियान में हम क्या लगाएंगे, मिडल वेयर। तो पहले रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से कहां आएगी, मिडल वेयर में। अगर मिडल वेयर आगे भेजता है तो फिर रिक्वेस्ट कहां जाएगी, राउट में। अगर वो वहीं से कैंसिल कर देता है तो फिर वहीं से जवाब वापस। अब ये मिडल वेयर है, ये हर राउट के लिए होगा। आपके पास 1 लाख राउट हैं, तो 1 लाख राउट्स के लिए वो मिडल वेयर जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी पहले मिडल वेयर चलेगा और फिर आगे आपका राउट चलेगा। तो मैंने यहां राउट की सर्विस इज रनिंग, तो अगर मैं मिडल वेयर लगाता हूं तो पहले क्या चलेगा, मिडल वेयर चलेगा। तो नहीं, ये हम ज्यादातर मिडल वेयर यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। तो अज्यूम करो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये 5 राउट्स हैं, लेकिन ये 5 राउट्स तब तक, मतलब ये राउट तब चलने चाहिए अगर यूजर जो है वो लॉग्ड इन हो। तो अब पांचों के अंदर क्या लॉजिक लगानी है, लॉगिन की लॉजिक लगानी है। अगर मैं उसका एक मिडल वेयर बना दूं, मैं कहूंगा यार ये पांचों चलने से पहले क्या चलना चाहिए, मिडल, उसमें मैं चेक कर लूं यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन है तो 5 आगे राउट चले, अगर लॉगिन ही नहीं है तो आगे चलाने का क्या फायदा, वहीं से जवाब वापस भेजने। ये पर्पस है मिडल वेयर का। लोडिंग का मैसेज शो होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो आता है लोडिंग हो रही है। नहीं, वो मिडल वेयर से नहीं होगा, वो तो हम टेक्निकली हैंडल करते हैं यहां से रीड राउट्स में ना, कि जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको इवेंट ट्रिगर करना शुरू करता हूं, उसको बोलते हैं पार्शियल रिस्पॉन्सेज। मैं फ्रंट एंड को पार्शियल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता हूं, जिसको स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं। स्ट्रीमिंग वो क्या करता है कि जब तक मेरा काम हो रहा है वो फ्रंट एंड को थोड़े थोड़े चंक्स जो है सेंड करता रहता है कि इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, उसकी बेस पे हम लोडिंग लगाते हैं। लेकिन वो फ्रंट एंड का काम होता है और ये राउट से होता है, उसका मिडल वेयर से कोई लेना देना नहीं है। लोडिंग इज समथिंग कि एक राउट में कितना टाइम लग रहा है, तो वो राउट के अंदर ही हमें उसको हैंडल करना होता है। ये मिडल वेयर का कंसेप्ट है कि ऑथेंटिकेट करना, कि अगर अभी मैं इसको हिट करूंगा तो ये सबसे पहले चल जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अगर हम इसको चलाते हैं तो ये सबसे पहले ये राउट डायरेक्टली चलेगा, और अगर हम इसमें मिडल वेयर भी लगा देते हैं यहां पे, तो क्या होगा कि ये मिडल वेयर HTTP हमेशा चलेगा इस राउट से को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो ये कॉल नेक्स्ट करके हमें रिक्वेस्ट मिलेगी, वो कॉल नेक्स्ट करेगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसको हम रिटर्न कर देंगे। यानी समझो कि ये एक मिडल वेयर के तौर पे चल रहा है, ऐड मिडल वेयर, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। उसमें रिक्वेस्ट आएगी और आगे हम कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो कॉल करके उसका आंसर जो है वो ले सकते हैं। तो अगर हम इसको लॉग प्रिंट करा के देखें कि इसमें क्या आएगा, तो यहां पे हमारी रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट आ रही है और कॉल नेक्स्ट में वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, फिर हम भेजेंगे। तो समझो कि
हमारी ये वाली रिक्वेस्ट इस वाले मिडलवेयर से होके गुजरेगी। अगर हम कॉल आगे नेक्स्ट भेजेंगे तो कॉल होगा, अगर नहीं तो रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा। सही है। लेकिन ये जो मैंने बनाया ना HTTP का मिडलवेयर, ऐप डॉट, जिस तरह हम गेट लिखते थे, ऐप डॉट मिडलवेयर लिखा है और उसके नीचे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है। अब ये जो मिडलवेयर हमने बनाया है, अब ये जो मिडलवेयर है ये हमारा कस्टम मिडलवेयर है जो हमने बनाया। अच्छा, इसके अगेंस्ट कुछ ऐसे मिडलवेयर भी हैं जो फास्ट एपीआई ने हमें बना के दिए, वो हम यूज कर सकते हैं। जिसमें एक मिडलवेयर है उसको हम बोलते हैं कोर्स। क्या बोलते हैं? कोर्स। और ये हमें मिलता है फास्ट एपीआई डॉट मिडलवेयर डॉट कोर्स। समझो ये बना बनाया हमारा मिडलवेयर है। ये क्या है? बना बनाया मिडलवेयर है। तो इसके अंदर से हम, ये मैंने लेदर से लिख दिया और इस मिडलवेयर को हमने यूज कर लिया ऐप डॉट मिडलवेयर। अच्छा, अब ये जो मिडलवेयर है ये बना बनाया हमारे पास, हमने नहीं बनाया, ये किसने बनाया हुआ है? फास्ट एपीआई ने बनाया हुआ है। तो ऐप डॉट ऐड मिडलवेयर, अगर कोई कस्टम मिडलवेयर नहीं है, बना बनाया मिडलवेयर है, तो उसको हम बोलते हैं ऐड मिडलवेयर। और उसके अंदर मैंने ये फंक्शन जो पास किया है कि मिडलवेयर क्या है, वो हमें कहां से मिला है? फास्ट एपीआई डॉट मिडलवेयर डॉट कोर्स मिडलवेयर। अब ये क्या है? कोर्स मिडलवेयर क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मली हमेशा एक स्टैंडर्ड है कि रिक्वेस्ट जो है ना वो क्लाइंट टू सर्वर होती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें क्या है, अगर हमने भी जो अगर देखें जो हमने डिफाइन किया था अपना, जो हमने इमेज डिफाइन की थी, अगर इसमें भी हम देखें तो ये हमारी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से किसको जाती है? तो फ्रंट एंड हमारा क्लाइंट है, बैक एंड हमारा क्या है? सर्वर है। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड होता है, रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट से कहां जाती है? सर्वर के पास जाती है। हमेशा क्लाइंट से सर्वर के पास जाती है। कभी भी सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन जो है ना वो अलाउ नहीं होती। हमेशा क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन जो है वो अलाउ होती है बाय डिफॉल्ट। ये एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब कुछ ऐसे किस्म, अब सर्वर का पता है आपको, वो जो कस्टम मशीन होती है बड़े वाली, उसको हम सर्वर बोलते हैं। अगर हमने ये करना है कि एक सर्वर ने किसी दूसरे सर्वर को बात करनी है, यानी क्लाइंट ने सर्वर से बात करनी है, वो तो तरीकाकार हमने किया है। हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पोस्टमैन एक क्लाइंट है, जो हम फास्ट एपीआई में कोड लिख रहे हैं वो एक सर्वर है। तो क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, डेट्स इट। लेकिन एक जो चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है वो ये है कि हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर को बात नहीं कर सकते। यानी मैंने दो फास्ट एपीआई की एप्स बना ली, तो दोनों क्या हैं? सर्वर। अब एक फास्ट एपीआई का सर्वर किसी दूसरे फास्ट एपीआई के सर्वर से बात करना चाह रहा है तो वो अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं है। ये सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। यानी हम एक सर्वर को दूसरे सर्वर से बात करने की इजाजत नहीं देते। इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन होती है कि जितनी भी हैकिंग है ना वो हमेशा सर्वर टू सर्वर अटैक होता है। सर्वर टू, क्यों? उसमें कोई भी क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं सर्वर के ऊपर कोई लूप चला सकता हूं। तो सर्वर तो 24 आवर चल रहा है। सर्वर क्या है? वो तो एक मशीन है ना जो 24 आवर चलती है, वो कभी भी बंद नहीं होती। तो अगर मैं कोई ब्रूट फोर्स यूज करके, लाइक देखो ईमेल और पासवर्ड दुनिया में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे होते हैं। हम फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोगों की ईमेल और पासवर्ड हैं। अगर मैं तुक्के लगाना शुरू कर दूं ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी से, ये रैंडम पासवर्ड लूं, रैंडम ईमेल्स लूं और लॉगिन करने की ट्राई करूं, तो अगर मैं उसको लूप में चला दूं और अनलिमिटेड टाइम के लिए 2, 4, 10 दिन 20 दिन के अंदर, क्या होगा? कभी तो कोई पासवर्ड मैच हो गए, कभी तो कुछ हो गए, यूजर उसमें लॉगिन है, सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा और हैकिंग हो सकती है। इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी। यानी आप ब्रूट फोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो कि आपने एक चीज को एक साइड से लिया और बस बगैर किसी टेक्निक के, बगैर किसी लॉजिक के करते ही जा रहे हो। मतलब प्रोसेसिंग ही है ना, एक नहीं चला, दूसरा पकड़ो, दूसरा तीसरा चलाई जाओ। अब अगर क्लाइंट होता, मेरे पास लैपटॉप होता, तो मैं इसको लिमिटेड टाइम के लिए करता, मेरा लैपटॉप बंद भी हो सकता था। फोन होता, उसमें भी लिमिटेड टाइम। अब सर्वर है, उसमें बस पावर भी बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी भी है, इंटरनेट भी है, तो वो तो अनलिमिटेड रिक्वेस्टें कर सकता है। इसलिए कभी भी एक सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करना उसको अलाउ नहीं होता, ये स्टैंडर्ड नहीं। अच्छा, अब इसको अलाउ हम करते हैं, यानी बहुत सारे केसेस के अंदर हमने एक सर्वर ने दूसरे सर्वर को अलाउ करना है।
लेकिन उसके लिए वो हमें एक मिडलवेयर ऐड करना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स मिडलवेयर। अच्छा, ये कोर्स मिडलवेयर क्या करता है, ये अलाउ करता है, यहां पे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हम क्लाइंट टू सर्वर तो बात कर सकते हैं, सर्वर टू सर्वर बात नहीं कर सकते। कोर्स क्या है, क्रॉस रीजन रिसोर्स शेयरिंग। अच्छा, इधर डिफाइन अ वे फॉर क्लाइंट वेब एप्लीकेशन दैट आर लोडेड इन वन डोमेन टू इंटरेक्ट अ रिसोर्स इन अ डिफरेंट डोमेन। लेकिन उसकी जो लॉजिक है ना, वो हमेशा क्लाइंट टू सर्वर जो है वो वर्क करती है। अंदर बोल दो, वो चला दे। अच्छा, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करती है। अच्छा, अब यहां पे अगर आप इस पिक्चर में देखें, ओपन इमेज न्यू टैब, अब ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, इधर से रिक्वेस्ट आ रही है, ये क्लाइंट। अब ये देखो, ये दो सर्वर आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब ये अलाउ नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है। तो अलाउ करने के लिए अब अलाउ किसी एक राउट पे करना है या सारे राउट्स के लिए करना है, ये डिसाइड करना है। अगर सारे राउट्स के लिए करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं जो सारे राउट्स पे क्या कर। अब हमें पता है मिडलवेयर का कंसेप्ट क्या है, हर राउट से पहले क्या चलना है, मिडलवेयर चलना है। तो फिर हम वहां भी उसको ऐड कर देंगे, तो कार्स जो है वो अलाउ कर देंगे। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमने कहा अलाउ रीजन, अलाउ रीजन में हमने क्या लिख दी है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब पूरी दुनिया के सर्वर रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप पूरी दुनिया के नहीं चाहते, किसी स्पेसिफिक सर्वर को अलाउ करना चाहते तो फिर क्या करेंगे, उसका एक सर्वर को हमने डिफरेंशिएट करना है दूसरे सर्वर से, तो कैसे होता है, आईपी से। तो हम उसका फिर क्या लिख देंगे यहां पे, आईपी एड्रेस। अब ये सर्वर हमने क्या कर दिया है, अलाउ। अब एक और करना है तो कॉमा सेपरेटेड एक और आईपी, तो जितने, या डोमेन भी के पीछे भी तो क्या होता है, आईपी। तो ये वाले सिर्फ ओरिजिन अलाउ है, इनके अलावा कोई भी रीजन अलाउ नहीं। अगर हम स्टैटिक लगा देंगे फिर सारे, फिर इसका मतलब है कि हमने खुद ही अपने सर्वर को सिक्योरिटी यानी हैकिंग के लिए ओपन कर दिया कि कोई भी उसको हैक कर सकता है या टारगेट कर सकता है हमारे राउट्स को। सही है, तो इसलिए अब हमने एक ऐड मिडलवेयर करके क्रॉस रीजन, लेकिन उसके सारे चीजें यहां पे देखो, वो पूछ भी रहा है कि कौन कौन से मेथड को आपने क्रॉस रीजन अलाउ करना है, उसका हेडर क्या होगा, क्रेडेंशियल चाहिए या नहीं, रीजन क्या होगा, यानी किस सर्वर को आपने अलाउ करना है उसकी पूरी डिटेल आप दे सकते हो। तो फिर वो स्पेसिफिक सर्वर ही हमें हिट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और दूसरा सर्वर हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो आप अगर दो फास्ट एपीआई बना के एक दूसरे से बात उसकी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कोड के अंदर, तो वो फेल करेगा, वो कहेगा कि ये अलाउ नहीं है, फिर हमें कोर्स को ऐड करना पड़ता है। तो बहुत सारे, अब लेट्स सपोज हमें कोई एपीआई बना रहे हैं, तो अब वो किसी दूसरे सर्वर ने हमारी एपीआई को कॉल करना है तो वो तो कर ही नहीं सकता, और अगर हम चाह भी रहे हैं वो करे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर कोर्स को अलाउ करेंगे मिडलवेयर हम ऐड करके। ठीक है, और सर ये तो बना बनाया मिडल है कोर्स वाला, और अगर आपने कोई कस्टम बनाना है तो फिर उसका ये वाला तरीका है कि आप फिर सारी रिक्वेस्ट HTTP से, अब अगर मैंने दो बना दिया तो क्या होगा, दोनों से गुजरेगी, पहले इससे रिक्वेस्ट गुजरेगी फिर दूसरे से। अगर 5 मिडलवेयर हैं तो क्या होगा, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, फिर एंड पे किस पे जाएगी, राउट पे जाएगी। तो अगर आपने 15 मिडलवेयर बना दिए तो 15 से गुजर के फिर वो एक्चुअल में जाएगी। लेकिन हम इतने ज्यादा मिडलवेयर बनाते नहीं है, अगर इतने बना देंगे तो रिक्वेस्ट हमारी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा से आगे मतलब बोटलनेक बन गया। यानी हमारे पास 50 राउट हैं लेकिन उनका एक बोटलनेक बन गया, एक राउट बन गया, तो वो यानी सारे उससे गुजरेंगे और फिर आगे जाएंगे। बोटलनेक यही होता है ना कि एक किनारा ब्रीक है, बाकी सारे पीछे चीजें हैं, तो अब ये सारे उससे गुजरेंगे। जितने ज्यादा, अगर आप 2-3 बना देंगे तो इस तरह 2 बोटलनेक हो गए, तीसरा बना देंगे 3 हो गए, इस तरह उन सबसे रिक्वेस्ट गुजर के फिर वो राउट में डिवाइड होगी। नहीं, अब ऐसे ही होगा, जो पहले लिखा हुआ है उसमें से पहले रिक्वेस्ट गुजरेगी, जो बाद में लिखा हुआ है उसमें बाद में गुजरेगी।
होगा सीक्वेंस वाइज ही, कट ऐसा नहीं होगा, यानी ये लूप ऐसे बनेगा ऐसे, यानी इधर से रिक्वेस्ट आ रही है, ये राउट पहले है तो इसमें से गुजरेगी, फिर इसमें से गुजरेगी, फिर इससे आगे है उसमें से गुजरेगी, फिर एक्चुअल में जाके राउट, तो सीक्वेंस एक ही मेंटेन होगा। कंडीशन लगा सकते हैं इनके ऊपर। इन पे कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन लगा के फेल कर सकते हैं। लाइक मैं कह रहा हूं कि वो कह रहा है ना कॉल नेक्स्ट, अगली रिक्वेस्ट कॉल करो, मैं इधर ही फेल कर दूं कि मुझे कॉल, मैं चेक कर लूं इफ अगर रिक्वेस्ट पाथ ये है तो कॉल करो, अगर नहीं है तो फिर आप ना करो। लाइक पाथ में अगर एबीसी आता है तो उसको रिटर्न कर दो, या उसको कह दो एबीसी राउट नॉट अलाउड। अब हमने कंडीशन लगा दी ना कि अगर पाथ एबीसी होगा तो वो हम आगे जाने नहीं, इवन थो हमने आगे राउट बनाया हुआ है फिर भी तो मैं उसको आगे नहीं जाने दूंगा। वैसे ये मैंने अपनी मर्जी से कंडीशन लगाई है, कुछ भी हो सकती है। लाइक अगर आप कहोगे फ्रंट एंड का से ये डाटा अगर इस तरह से आ रहा है तो उसको वापस भेज दो, तो कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। राउटर से भी मिडलवेयर बना सकते हैं, फिर वो क्या करेगा, फिर अगर मैं, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैंने एक राउटर से मिडलवेयर बनाया है, लेट्स सपोज ऑथ राउट से बनाया है, तो इस फिर क्या होगा कि जितने भी ऑथ राउट के राउट्स हैं वो उस मिडलवेयर से गुजरेंगे, बाकी नहीं गुजरेंगे। इसी तरह अगर आपने पोस्ट राउट से बनाया तो ऐसे होगा, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन कौन से राउटर से गुजरे और कौन कौन से ना गुजरे। ऑल सेट। तो अगर हम इसको देखें अभी, अच्छा अगर हम इससे जाएं और इसको रन करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, कैसे करें, पोएट्री रन। ये मैं बार बार क्यों आपको बताता हूं, ताकि आपको इतना याद हो जाए कि आपको कभी परेशानी ना आए कि इसको हमने रन कैसे करते हैं। ऐप आ गया, आईफोन आईफोन, और इसमें हम एक और राउट भी बना लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और एक और राउट बना लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक हो गया। तो 3 राउट हमारे पास बन गए, फॉरवर्ड स्लैश, पोस्ट और एबीसी। तो उस हिसाब से जो है वो चीजें चल पड़ी। जयंती के आई में पोल्ट्री रन, यूबिकॉन, स्पेस आ रही है देखो नाम के दरमियान, तो स्पेस नहीं होनी चाहिए। इधर से आ रही है स्पेस, स्पेस तो यहाँ पे भी जो स्पेस आ रही है वो ख़त्म करनी है। अच्छा चल पड़े। तो अब हम पोस्टमैन से इसको भेज के रिक्वेस्ट देख लेते हैं, हिट करते हैं तो क्या हुआ है। यहाँ पे आया है, कुछ भी पास कर देते हैं स्ट्रिंग इधर। सर्वर इज रनिंग, और अगर आपने देखा हो तो रिक्वेस्ट आई और कॉल नेक्स्ट चला, यानी ये इस पे चला। अब हम दूसरी कोई रिक्वेस्ट, ये हमने फॉरवर्ड स्लैश किया था तो उस पे हुआ। अब हम पोस्ट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट, पोस्ट है ना, इस पे ये रिक्वेस्ट आया, लेकिन इस पे भी अगर आप देखें तो ये चीज चली, समझ आई। तो इसका मतलब एज अ मिडलवेयर वो सब पे चल रहा है। ये हम इसको तो टेस्ट कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमने कस्टम बनाया है। इसको हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसने बनाया है, फास्ट एपीआई ने। अब उसमें उसने कोई प्रिंट नहीं लगाया तो मुझे कैसे पता लगेगा। अच्छा अब हम वो एबीसी वाला भी राउट करके देखते हैं।
कि वो फेल होना चाहिए ना। एरर आ गया, क्यों? डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कहाँ पे? इसलिए, लेकिन हम यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कोई भी काम करना है उसको ऐड करके जितने चाहे मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट ब्रेक करनी है उसको ब्रेक कर सकते हैं, और अगर कुछ रिक्वेस्ट में पास करना है मजीद चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन जो ये शायद हमें कस्टम तो कभी बनाना नहीं पड़ता है, मैंने नहीं देखा किसी कोड में हम कस्टम बनाते हैं। ज़्यादातर हमारा वास्ता पड़ता है इस कोर्स के साथ, और वो भी हम वन टाइम हमने कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे इसको लगाना है और उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। नॉर्मली हम ये कोड यहाँ ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। ये कस्टम वाला कोड हम नॉर्मली करते नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई स्पेशल केस आए तो हम कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्री बिल्ड है उसको कम ज़्यादा मतलब उसकी चेंजेस नहीं, वो फंक्शन बनाया हमने कॉल करना है। उसने जो पैरामीटर दिए हमें, मतलब वो जो हम इस फंक्शन को पास कर सकते हैं, उसने ये लाओ रीजन क्रेडेंशियल मेथड ये कुछ दिए हैं सेटिंग्स, वो सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी लॉजिक को नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने कस्टम बनाना है तो फिर आप ऐड मिडलवेयर करके अपना कस्टम बनाएंगे। प्रिंट भी नहीं कर सकते कुछ भी, कि अभी हमारे वाले में तो प्रिंट आ रहे हैं ना, ये देखो, लेकिन उसके वाले में नहीं आ रहे। हमारे वाले किसी भी राउट पे हम हिट कर रहे हैं तो हमें प्रिंट आ रहे हैं क्योंकि हमने लगाए हैं। उसके वाले कोड में हम प्रिंट लगा ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें आएंगे भी नहीं। एक एपीएस से दूसरी एपीआई कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम करेंगे क्यों? हाँ, वो हम फंक्शन कॉल कर लेंगे ना, यूटिलिटी में बनाया होगा वो फंक्शन कॉल कर लेंगे इसी एपीआई में, क्योंकि एपीआई तो इंटरनेट के थ्रू होगी है ना, इंटरनेट पे फिर ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर मैं उसी कोड में हूं और मैंने अपनी कोई दूसरी एपीआई कॉल करनी है तो मैं उसका फंक्शन कॉल करूंगा ना, एपीआई तो कॉल नहीं करूंगा। इसीलिए तो हम यूटिलिटीज बना रहे हैं कि दो एपीआई में सेम काम करना है तो वो फिर हम दोनों जगह सेम फंक्शन कॉल करेंगे। लेकिन अगर हम किसी दूसरे की एपीआई, जैसे हम अपने कोड में हमने पोस्ट क्रिएट की, हम चाह रहे हैं कि स्ट्राइप में कुछ काम हो जाए या ईमेल सेंड हो जाए पोस्ट क्रिएट होने में, तो अब हम कोई ईमेल सेंड करने की दूसरे एपीआई यूज करते हैं, सेंड क्रिएट की एपीआई यूज करते हैं, फिर हम अपनी एपीआई में किसी दूसरे के सर्वर की एपीआई कॉल कर लेंगे ऐसे। अच्छा, एसिंक अवेट ये वैसे हमने नॉर्मली अभी कर लिया है इसको भी। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली फास्ट एपीआई की जो खूबसूरतियों में एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर है ना, वो एसिंक्रोनस फंक्शन कॉलिंग है। इसका मतलब क्या है कि आप एक चीज को, यानी एक चीज को कॉल करके वेट कर सकते हो किसी उस चीज को कंप्लीट होने में, और फिर अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एसिंक्रोनस कॉल कर सकते हो। लॉजिक क्या है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई एक राउट है, ये क्रिएट गेट पोस्ट का राउट है, इसको अगर मैं एसिंक्रोनस बनाता हूं, ये एसिंक्रोनस बना दिया। अब इसके अंदर मैं 2-3 फंक्शन अगर कॉल करता हूं, लाइक डीबी की रिक्वेस्ट करनी है, मैंने पीडीएफ क्रिएट करनी है, मैंने ईमेल क्रिएट करनी है। अब ये 3 काम करने हैं। अब अगर ये मैं इंडिपेंडेंट कर सकता हूं, इंडिपेंडेंट मतलब मैं चाहता हूं कि यार फ्लास्क वगैरह में क्या होता है कि ये 3 काम है ना, ये सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस मतलब क्या है
पहला काम होगा फिर ही दूसरा काम होगा, दूसरा काम होगा फिर ही तीसरा काम होगा। कोई ऐसा वे नहीं है कि तीनों काम पैरेलली एक टाइम में चल पड़े। ये काम एसिंक्रोनस हमें हेल्प करता है। तो ये फास्ट एपीआई में फंक्शन होता है, आप किसी भी फंक्शन के साथ एसिंक लगा सकते हैं। एसिंक मतलब एसिंक्रोनस। अब ये तीन फंक्शन है, ये तीनों एट द सेम टाइम चल पड़ेंगे। यानी सबसे पहले डीबी रिक्वेस्ट होगी, उसी टाइम पीडीएफ भी क्रिएट करना शुरू हो जाएगी, ईमेल भी उसी वक्त और रिटर्न भी उसी वक्त हो जाएगा। किसी भी चीज का वेट नहीं होगा। हाँ, अगर किसी चीज का वेट करना है तो उस काम से पहले आपने वेट लगाना है। नहीं समझ आया आपने कि अगर आपने पीडीएफ क्रिएट करने का इंतजार करना है लेकिन डीबी रिक्वेस्ट चली जाए, साथ में पीडीएफ क्रिएट होने लग जाए, अब ईमेल सेंड करने से पहले पीडीएफ का वेट करना है, तो फिर साथ में क्या लगाना है? अवेट। अगर नहीं करना तो फिर सारे एकदम से पैरेलली चल पड़ेंगे। इसको बोलते हैं एसिंक अवेट। तो इसलिए उसने इसको अवेट किया। अब जैसे यहां पे उसने यूज किया था एसिंक्रोनस, उसने हमारे मिडलवेयर में रिक्वेस्ट आ गई है, उसने अब आगे हमारे राउट को रिक्वेस्ट भेजनी थी और उसका इंतजार भी करना था, तो उसने कॉल नेक्स्ट करके अपनी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी। राउट से जब जवाब आया तो अब उसने वेट किया हुआ है। अब उसका जो जवाब आया उसमें उसने हेडर सेट करके फिर रिस्पॉन्स वापस भेज दी। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ, वेट अगर लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, वो आंसर रिस्पॉन्स में आ जाएगा, फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर आप वेट नहीं लगाएंगे, अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होगा, इसमें अनडिफाइन आ जाएगा। क्यों? कॉल नेक्स्ट फौरन चला है लेकिन अभी उसका जवाब तो नहीं आया ना, कॉल नेक्स्ट को होने में 1-2 सेकंड लगने हैं, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया अब? अनडिफाइन, नल, नन। वो नन में हेडर सेट होगा तो एरर दे देगा, रिटर्न हो जाएगा नन फौरन से। तो अगर हम वेट लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो वेट करेगा वहां पे काम करने के लिए। तो जैसे मैंने यहां पे आपको लॉजिक एक्सप्लेन करी, 3 काम है। अब मैंने किसी के साथ भी वेट नहीं लगाया तो ये तीनों क्या होंगे? पैरेलल चल पड़ेंगे। अगर हमें तीनों के साथ वेट लगा लूं तो फिर ये सिंक्रोनस कोड बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस। जैसे अगर एसिंक ना लगाएं तो जैसे सिंक्रोनस हो जाता है ना, वो कोड ये फिर मतलब अगर मैंने यहां पे भी ये वेट लगा दिया, यहां पे भी ये वेट लगा दिया, फिर ये क्या हो जाएगा? तरतीब से चलेगा तो सिंक्रोनस कोड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये हम फिर देखते हैं बहुत सारी जगहों पे हमें देखना होता है कि यार ये 2 चीजें पैरेलल चला दूं तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सम टाइम ऐसे होता है कि एक का आंसर आके दूसरे के इनपुट बननी होती है, तो वहां तो फिर वेट लगाना जरूरी है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, तीनों चीजें पैरेलल भी चल जाएं तो इशू नहीं है। तो ये एसिंक का वेट का हमारे पास कंसेप्ट है। राउट टैगिंग, टैगिंग का कुछ भी नहीं होता। जब हम राउट बनाते हैं उसके साथ टैग्स लगा सकते हैं। ये हमें स्वैगर में बस हेल्प करते हैं। यहां पे देखो ना, ये पोस्ट है, ये डिफॉल्ट है। ये 2 लैदा सेक्शन कैसे बने? जब मैं ये टैग पास करता हूं। अगर मैं टैग पास ना करूं तो वो लैदा सेक्शन है नहीं बनाता। तो सिर्फ इसका कोई कोडिंग में, लॉजिक में कुछ भी हेल्प नहीं है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस के लिए हम टैग्स लगाते हैं ताकि वो स्वैगर में लैदा जो चीजें हैं वो बन जाए। सही? ऑल सेट? चलें जी, टैगिंग तक हो गया। बाकी की कुछ चीजें हैं वो हम करके इंशाल्लाह कल होपफुली फास्ट एपीआई को क्लोज करके फिर डेटाबेसेस का जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो शुरू करें।